सो ये गाइस वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। तो मैंने ये सोचा है कि अब हम जो ना जो आज का न्यूज़पेपर होगा ना उसी का ही एनालिसिस करेंगे। जैसे आज 22 है तो उसी का एनालिसिस करेंगे, एक दिन पीछे का नहीं करेंगे, ठीक है। वो बहुत सारे बैकलॉग क्रिएट कर देता है मेरे लिए भी और फिर आपको भी वापस जाके पढ़ना है ना, ये सब चीज़ें बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट हो रहा है ऐसे, है ना। तो हम जिस दिन न्यूज़पेपर आएगा उसी दिन उसका एनालिसिस करके उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो यही मैंने सोचा है। तो अब करंट न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, है ना। और इसके अलावा मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बना रखा है, उसका जो लिंक है आपको मेरे आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं सारी पीडीएफ अपलोड करता हूँ, तो अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलो अब डायरेक्ट एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो कंटेंट है इसमें, मैंने यहाँ पर 8 टॉपिक्स को चूज़ किया है इस बार, मतलब 22 जनवरी के न्यूज़पेपर से। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइनेंस के कॉन्सेप्ट भी आते हैं। तो हम इन न्यूज़ को पढ़ेंगे और उसके साथ जो कॉन्सेप्ट है ना उनको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस के अंदर। अगर वो क्लियर नहीं होते ना तो समझ नहीं आता कि न्यूज़ है क्या असलियत में, है ना। तो हम वो भी क्लियर करते हुए चलेंगे संग में। तो पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। कैबिनेट ने अभी क्लियर किया है कि जो सिडबी है, सिडबी की जो कैपिटल है, ठीक है, सिडबी की जो कैपिटल है उसके अंदर 5,000 करोड़ रुपीस इन्फ्यूज़ करने वाले हैं। तो 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी जो है इन्फ्यूज़ होगी सिडबी बैंक के अंदर, ठीक है। टू सुपर चार्ज द एमएसएमई लैंडिंग, कि एमएसएमई सेक्टर को ग्रोथ मिल पाए, ठीक है। तो अदर मेजर स्ट्रेटेजिक मूव बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ द एमएसएमई, ठीक है, by infusing 5,000 crore rupees into the स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको सिडबी बोलते हैं। गवर्नमेंट का मेन मोटिव इसमें सुपर चार्जिंग करना है सिडबी को, ठीक है। तो ये एक तरीके से लोन नहीं है, पहले ही बता दूं, ये लोन नहीं है, ये कैपिटल इन्फ्यूजन है, ठीक है। और कैपिटल इन्फ्यूजन किसी पर्टिकुलर रीजन से किया जाता है। तो यहाँ पर ये इन्होंने बोला तो है कि ये एमएसएमई की ग्रोथ के लिए करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा दिख रहा है कि सिडबी बैंक के आरडब्ल्यूएस, रिस्क वेटेड एसेट जो है ना फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं और बढ़े हुए भी हैं। तो उनकी लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, कि वो लैंड अच्छे से कर पाए, लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए वो कैपिटल इंड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये जो कैपिटल है इसको इन्फ्यूज़ करेंगे तो जो CRAR होता है ना, किसी बैंक का CRAR होता है वो इंक्रीज हो जाता है अपने आप ही। क्योंकि CRAR का फॉर्मूला जो होता है वो टोटल कैपिटल, ठीक है, टोटल कैपिटल जिसमें टीयर 1 और टीयर 2 दोनों कैपिटल आती हैं, अपॉन टोटल रिस्क वेटेड एसेट होता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली बैंक का CRAR भी बढ़ाना चाहती है और इन्होंने गोल भी रखा है कि अराउंड 14.5% से ज़्यादा हो जाए, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इन्फ्यूजन के बाद, ठीक है। तो अब थोड़ा न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो मैकेनिक्स ऑफ इन्फ्यूजन, क्योंकि इस बैंक ने इसको कैपिटल, इक्विटी कैपिटल की तरह रिसीव किया है, ना कि एक लोन की तरह। तो ये उसके परमानेंट फंड में ऐड होने वाला है, सिडबी के परमानेंट फंड में ऐड होने वाला है। पर ये बहुत क्रूशियल है, मैंने बताया आपको CRAR के लिए, ठीक है। एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है CRAR का, मतलब CRAR आपको बता क्या रहा होता है कि अगर आपके पास एक इक्विटी है ना, एक रुपये की इक्विटी आपके पास है, तो बैंक के पास इतनी पावर आ जाती है कि वो 8 से 10 रुपये लैंड कर सके, ठीक है। बाकी डिपेंड ऑन द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर एक अच्छी CRAR मेंटेन होती है तो वही मैं बताया कि 5,000 करोड़ रुपए जो हैं वो इन्फ्यूज़ कर रही है सिडबी बैंक के अंदर। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे सिडबी बैंक का जो बैलेंस शीट है ना वो बहुत अच्छी दिखेगी और CRAR भी बहुत परफेक्ट हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये प्रोवाइड कर पाएंगे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ लोन, है ना, इतना लोन, इतने वर्थ का लोन दे पाएंगे। बट ये जो 5,000 करोड़ रुपीज़ है ये सिंगल गो में नहीं है, ठीक है, ये एक साथ नहीं आएगा सिडबी में, ठीक है। तो इन्होंने मतलब ट्रांस सिस्टम क्रिएट किया है, जिसमें पहले ट्रांच के अंदर ये जो फाइनेंशियल ईयर 26 है उसमें 3,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करने वाले हैं, फ्रंट लोडिंग करेंगे, ठीक है। और जिसकी वजह से इमीडिएट ग्रोथ होगी लोन्स की फॉर MSMEs, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर 27 में ये 1,000 करोड़ करेंगे और फिर फाइनेंशियल ईयर 28 में भी ये 1,000 करोड़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सिडबी को क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट ने मेंशन कर रखा है कि सिडबी का जो RWA है वो बढ़ सकता है फ्यूचर में, ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि वो बढ़ जाए। तो ऐसा क्यों होता है, देखो सिडबी में RWA बढ़ने के चांसेस क्यों हैं, क्योंकि सिडबी जो है ना रिस्की सेगमेंट में लोन देता है, जैसे स्टार्टअप्स हो गए, कोलैटरल फ्री माइक्रो लोन्स देता है, ठीक है। तो
उनको अपने ज़्यादा कैपिटल बफर की तरह रखनी पड़ती है कि भाई इनका जो ऑपरेशन है वो तो हैम्पर नहीं हो एटलीस्ट। तो रेगुलेटरी कंप्लायंस भी ये कहता है कि टू स्टे हेल्दी सिडबी को जो है ना एक अच्छा CRAR चाहिए, एक सर्टेन लेवल से ऊपर चाहिए। तो गवर्नमेंट का इस बार मोटिव और मतलब एम क्या है, वो है 14.50% से ऊपर जाने का, ठीक है। और अगर इतनी इक्विटी इनको नहीं दी जाएगी तो जो सिडबी है इसकी लेंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। और अगर लेंडिंग कैपेसिटी सिडबी जैसे बैंक मतलब सिडबी की रिड्यूस हो रही है, ये एक AIFI है, ठीक है। तो इससे एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि ग्रोथ, इंडिया की ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि MSME सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है, वो इसलिए रुक जाएगी। डेटा इनोवेशन क्या है, क्योंकि सिडबी जो है ना इसके साथ साथ सिडबी एक अपने आप को डेटलाइज भी करना चाह रहा है, और उसमें डेटली वो कोलैटरल फ्री क्रेडिट देने वाला है। तो कोलैटरल फ्री क्रेडिट में क्या होता है, क्योंकि कोई हाउस नहीं होता, कोई लैंड नहीं होती, तो कोई सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है, कि उनको बेच के ये अपने पैसे को वापस रिकवर कर पाएँ, ठीक है, वो नहीं कर सकते हैं। तो और ये हमेशा स्टार्टअप्स में देते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिस्की एरिया है। तो इसलिए जो लोन्स होते हैं ना वो कंसिडर किए जाते हैं हाई रिस्क, तो उसके लिए इनको स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस की ज़रूरत है। तो ये 3-4 पॉइंट है जो ज़रूरी है पता होने चाहिए कि क्यों ये 5,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करे जा रहे हैं एज़ अ कैपिटल, नॉट एज़ अ लोन की तरह नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या आएगा सेक्टर्स पे, तो MSME सेक्टर पे आने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और हम चाहते हैं जो कि MSME है ना वो ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारा जो विजन है विकसित भारत का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाय 2047, ठीक है। वो जाना हम अपने भारत को विकसित भारत, डेवलप इंडिया बनाना चाहते हैं, ठीक है। और वो एक स्मॉल बिजनेस को, अगर स्मॉल बिजनेस को ही सपोर्ट नहीं करेंगे, MSME को ही सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि MSME जो है ना वो मास एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो बहुत सारे लोगों को जॉब देता है। तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी नीचे नहीं हो पाए कम नहीं हो पाएगा ना, तो वो भी बढ़ता रहेगा। तो अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर लोगों के पास परचेसिंग पावर आएगी तो वो डिमांड क्रिएट करेंगे तो फिर वही साइकिल चल जाएगी। डिमांड क्रिएट करेंगे, GDP बढ़ेगी, क्योंकि स्टॉक्स बढ़ जाएंगे, है ना। फिर कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो भी बढ़ जाएगी, है ना, वो भी अच्छे से प्रोडक्शन करेंगी, और हमारी GDP भी बढ़ेगी अच्छे ग्रोथ से, ठीक है। की बेनिफिट वही अभी सिडबी के लिए क्या फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से, तो सिडबी के लिए ये फ़ायदा हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट दिख रही है। अगर स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट दिखेगी तो ये क्या है, ये सिडबी जो है ना और जगह से लोन ले सकता है फिर, है ना, और आसानी से लोन ले सकता है। तो और कम पैसों में लोन ले सकता है, ठीक है, तो फेयर इंटरेस्ट, और दूसरों को भी पास ऑन कर सकता है कम कम उस पर, ठीक है, कम इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें सिडबी के लिए भी फ़ायदा है और MSME के लिए भी फ़ायदा है। रीचिंग द अनरीच, तो गवर्नमेंट इसमें एक्सपेक्ट कर रही है कि 2.57 मिलियन न्यू MSMEs को लगभग उन तक रीच करेगी, और टोटल बेनिफिशियरी लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा, 10 मिलियन तक बाय 2028। ये एक्सपेक्टेशंस हैं, टारगेट है इस 5,000 करोड़ की कैपिटल को इन्फ्यूज़ करने के बाद, ठीक है। और स्पेशलाइज्ड लैंडिंग में क्या आ रहा है, सिडबी ने क्या प्लान किया है कि वो इनवॉइस डिस्काउंटिंग करेगी। तो नॉर्मली क्या होता है, जब बिजनेसेस मान लो कोई बिजनेस एक्सपोर्ट करता है, या बिजनेस कोई बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, इनडायरेक्टली फैक्टरिंग वाली प्रोसेस है। अभी इसने कुछ मटेरियल जो है मटेरियल सप्लाई किया बायर को, ठीक है, कोई बायर है, इसने उसकी जगह इनवॉइस पकड़ा दिया और बोला कि पैसे पैसे जो है ना आप 3 महीने बाद लेना, ठीक है, जो कि बिजनेस में चलता है, ठीक है। आप बड़े बड़े कंसाइनमेंट देते हो तो आपको एकदम पैसा नहीं मिलता, एडवांस में थोड़ा पैसा मिलता है और फिर उसकी जगह इनवॉइस मिल जाता है। अभी ये स्मॉल स्मॉल ग्रुप है, अभी इनको जो है ना रॉ मटेरियल चाहिए होता है, इनको रॉ मटेरियल मान लो इंपोर्ट करना पड़ा कहीं से, तो अगर ये रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा इनको, तो इनको थोड़े नहीं बिल पकड़ा दो, लो भाई बिल ले लो। बाहर से अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो इनको तो पैसा देना पड़ेगा। तो फिर ये क्या करते हैं, ये जो इन्वॉइस इनको मिला होता है ना, ये इन सिडबी बैंक के पास जाता है, फॉर एग्जांपल सिडबी के पास जाता है और बोलता है कि यार मेरे को जो ये इन्वॉइस है ना ये $3 मिलियन का है, फॉर एग्जांपल मैं $1 मिलियन में ले रहा हूँ, तो आप ये रखो, और मुझे ये प्रूफ होता है कि ये बायर जो है ना पैसा देने वाला है मेरे को, ठीक है, 3 महीने में दे देगा। और इसकी जो आपने ये इनवॉइस रखा है ना, इसकी जगह आप मेरे को थोड़ा फैक्टर करके, थोड़ा डिस्काउंट करके जो है ना $2.5 मिलियन दे दो, ठीक है। तो इससे क्या है, इसके पास कैपिटल भी बनी रहेगी, ऐसे सिडबी ऐसा करेगा, तो फिर जब 3 महीने हो जाएंगे तो सिडबी इससे वापस ले लेगा पैसा, ठीक है, सिंपल चीज़। और इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी नहीं रुका, ठीक है। तो स्मॉल बिजनेस को भी फायदा हो गया। तो इनवॉइस डिस्काउंटिंग का मतलब यही होता है, हेल्प बिजनेस गेट पेड फास्टर फॉर देयर विल, ठीक है।
और डिफेंस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा करेंगे, सपोर्टिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस कंपोनेंट, ठीक है, और डेप्ट वेंचर्स में करेंगे, प्रोवाइड लोन्स टू स्टार्टअप्स दैट मे नॉट हैव ट्रेडिशनल एसेट, जिनके पास कोई कोलैटरल नहीं है, कोई कैपिटल नहीं है, उनको भी ये देंगे, ठीक है, पैसा डेप्ट में। इसके अलावा हाँ ये मेरे ख्याल से ये कल की है, हाँ कल की है मेरे ख्याल से। इसमें क्या है कि अटल अटल पेंशन योजना को भी इन्होंने जो है ना एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने। कब तक कर दिया है? फाइनेंशियल ईयर 31 तक, ठीक है, इन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री मूव है। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री है? क्योंकि एमएसएमई का भी ग्रोथ हो रहा है, और एमएसएमई के अंदर काम कौन करता है? एम्प्लॉय काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, तो उनका भी ग्रोथ हो जाए थोड़ा, तो दोनों को ही कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं ये, एमएसएमई को सिडबी के थ्रू और वर्कर्स को अटल अटल पेंशन योजना के थ्रू, ठीक है। तो टारगेटेड ग्रुप कौन से हैं इसमें? वर्कर्स जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ठीक है, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, डोमेस्टिक हेल्प हो गई है ना, और स्मॉल स्केल लेबरर्स हो गए। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट का इसमें रोल क्या आ रहा है? गैप फंडिंग प्रोवाइड करती है ये। मतलब नॉर्मली जो एपीवाई होता है ना, वो पेंशन फंड जो होती हैं वो मैनेज करती हैं। अगर वो वो उनको गारंटी पेमेंट देनी होती है, ठीक है, कोई गारंटी पेंशन देनी होती है, अगर वो उसको ना दे पाए तो गवर्नमेंट वो जो डिफरेंस है उसको कवर करती है, तो उसको गैप फंडिंग बोलते हैं, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो है सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती है, ये स्कीम भी सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती है, और ये गवर्नमेंट का रोल भी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। और ये इससे हम क्या इंश्योर कर रहे हैं कि इंश्योर एमएसएमई की ग्रोथ भी हो, उसकी सेक्टर की ग्रोथ भी हो, और वहाँ पर जो वर्कर हैं, उन जो काम करते हैं, उनको भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, ठीक है, दोनों हो रहे हैं इसमें। तो इसलिए इसे कॉम्प्लीमेंट्री मूव बोल दिया, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि भाई ये एक्सटेंड हो गई है, ये इसके 10 साल पूरे हो गए हैं, ये 2015 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। तो वो सेम चीज़ है, और ये उसको टेबल की फॉर्म में बता दिया है, ठीक है। ये सेम चीज़ है जो मैंने आपको अभी तो बताई है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ सीधे, है ना। इसके अलावा आरबीआई भी अपनी बुलेटिन निकालता है, तो उसने अभी बुलेटिन निकाली है। तो उसमें क्या बोला है उसने कि इंडिया ग्रोथ इंजन डिफाइस ग्लोबल ग्लू। मतलब क्या बोला है? इंडिया की खुद की जो इंटरनल डिमांड्स हैं, उसके इंडिया के खुद के जो इंजन्स हैं, जब वो फायर अप हो रहे हैं ना, तो वो जो है ना काउंटर अटैक कर रहे हैं, काउंटर मेजर्स कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्लोबल ग्लू। ग्लोबल ग्लू मतलब जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, ट्रेड वॉर चल रही है, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है ना, और बहुत हवॉक क्रिएट हो चुका है। तो उन चीज़ों को कंपनसेट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, ये बोल रहा है। और आरबीआई यही बोल रहा है कि जीडीपी हमें पता ही है, प्रोजेक्टेड है 7.3% के हिसाब से। ये हमारी लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में बताया गया था, इसको अपग्रेड किया गया था 6.8% से, ठीक है, हमें पता है। अमिड मतलब अमंग एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। जनवरी 2026 कहाँ से आ गया? हाँ 26, ठीक है। आरबीआई की जो बुलेटिन अभी आई है, वहाँ पर उसने बोला है कि ड्यूल स्पीड नैरेटिव्स हैं। वाइल द ग्लोबल, हमारा ग्लोबल लैंडस्केप क्या दिख रहा है भाई? बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल स्ट्राइफ्स हैं, है ना, एग्रेसिव ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म है, बहुत ज़्यादा ट्रेड, लोग जो है ना अपने यहाँ की ट्रेड्स को बैरिकेडिंग कर रखे हैं ना। अभी हाई टैरिफ पे ही सिर्फ उस मतलब आप जो बैरिकेड्स हैं उसको जंप अप कर सकते हो, ठीक है। तो बट इन प्रॉब्लम्स की वजह से नॉर्मली कंट्री को बहुत ज़्यादा उनकी जीडीपी जो है ना बहुत ज़्यादा लो हो जानी चाहिए थी, है ना, मतलब कुछ 1% तक तो एटलीस्ट आना चाहिए था प्रॉब्लम्स। लेकिन हमारी जीडीपी क्या है? हमारी जीडीपी उल्टा ग्रोथ कर रही है। आरबीआई ने पहले बोला 6.5%, फिर बोला 6.8%, ठीक है, फिर बोला 7.3%, ठीक है। ये तो उनकी प्रोजेक्शंस थी इस ईयर के लिए। लेकिन इसके अलावा जो हमारा रियल डाटा है वो है 7.8%, फिर आया 8.2%, ठीक है, और पता नहीं कितना आएगा, ठीक है, अभी देखते हैं। थर्ड क्वार्टर का डाटा नहीं आया अभी ना। तो लेकिन इंडिया की इंटरनल इकोनॉमी इतनी अच्छी है, उनकी, और हमारे जो खुद के इंजन है, जैसे रूरल इंटरनल डिमांड्स हो गए ना, डिमांड्स बहुत ज़्यादा हाई है हमारे यहाँ पर, आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, ठीक है, अच्छे से वर्क कर रही हैं। तो ये रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि इंडिया इज़ एसेंशली ग्रोइंग फ्रॉम विद इन, ठीक है। और वो क्योंकि इंडिया खुद अंदर से अंदर ग्रो हो रहा है, तो वही इंसुलेट कर रहा है इटसेल्फ फ्रॉम द शॉक। तो मैंने बोला कि दो चीज़ें हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है, अभी ऑप्टिमिज्म भी चल रहा है और रिस्क डायनामिक्स भी हैं, दोनों ही हैं। तो आरबीआई की रिसर्चर्स टीम जो है, जो कि लेड करती हैं हमारी डिप्यूटी गवर्नर पूनम गुप्ता, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि जो इंडिया की डोमेस्टिक रेजिलेंस है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। वो इतनी स्ट्रांग है कि वो काउंटर कर पाती है ग्लोबल एनवायरनमेंट को, ग्लोबल हॉस्टाइल एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है हमारी? कि हमारी जीडीपी जो है ना एटलीस्ट 7.3 के साथ प्रोजेक्टेड है, जो लास्ट ईयर 6.5 थी, ठीक है। दिस इज़ ड्रिवन बाय
रिसर्जेंस मतलब बढ़ावा आया है, मतलब ग्रोथ आई है इन द रूरल डिमांड, ठीक है। ये मीनिंग दैट पीपल इन द विलेज, जो रूरल एरिया में लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, उनकी स्पेंडिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, ठीक है। और उसकी वजह से एक मैन्युफैक्चरिंग रिबाउंड क्रिएट हो रहा है, मतलब अब मैन्युफैक्चरर बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स बना रहे हैं ना उनके, तो बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं। एक अच्छी डिमांड हमारे इंडिया में बनी हुई है, जीडीपी भी इसकी वजह से राइज हो रही है, ठीक है। और हमारे यहाँ पर जीएसटी रैशनलाइजेशन भी हुआ है, उसकी वजह से भी बहुत हेल्प आ रही है ना। एक्सटर्नल थ्रेट्स, द रिस्क, द वर्ल्ड इन 2026 अभी ऐसा शिफ्ट हो रखा है कि यूएस की जो फॉरेन पॉलिसीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट कर रही हैं। जैसे यूएस ने अभी इंटरवेंशन कर लिया वेनेजुला में, ठीक है। और अभी यूएस जो है इंटरेस्ट दिखा रहा है ग्रीनलैंड में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं। और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, तो ये बहुत सारी जो वॉर्स चल रही हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो रखी है ना, और स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल रिस्क भी आ रखे हैं, है ना। तो वो उन चीज़ों की वजह से ऐसा लग रहा है कि एक जियो इकोनॉमिक रिस्क है, पर इंडिया अभी भी उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसा हमें दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें एक साथ दिख रही हैं। आरबीआई जो है ना, आरबीआई क्वार्टरली डेटा का कभी वेट नहीं करता है जीडीपी का। तो आरबीआई हमेशा जीडीपी का जो नॉर्मली आरबीआई क्या देखता है, हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स पे ज़्यादा बिलीव करता है, जो कि रियल टाइम पल्सेस शो करता है। मतलब जैसे आरबीआई क्या है, कोई जीडीपी डाटा नहीं देखेगा कि क्वार्टरली कितना चल रहा है, वो हमेशा देखता है, हमेशा मॉनिटर करता रहेगा कि वीकली और मंथली क्या चल रहा है, ठीक है। और हमारी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है अभी, तो वो करंट डेटा को भी देखता रहता है, जज करता रहता है कि कितना कितना क्या चल रहा है, ठीक है। वो कैसे देखता है, वो तीन तीन चार चीज़ों से देखता है, जैसे जीएसटी और ई बिल्स। अगर ई वे बिल्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, इसका मतलब कंपनियां बहुत जो है ना प्रोडक्शन कर रही हैं और वो बेच भी रही हैं, ठीक है। और वो जो गुड्स है वो मार्केट को भी आ रहा है, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या देखा कि दिसंबर 2025 में बहुत ज़्यादा ई वे बिल जनरेट हुए। इसके अलावा एक और होता है जिसको बोलते हैं शिपिंग बिल्स, ठीक है। तो आरबीआई ने ये भी देखा कि शिपिंग बिल्स भी बहुत ज़्यादा जनरेट हो, इसका मतलब जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। फैक्ट्री बहुत ज़्यादा बिजी हैं और गुड जो है ना मार्केट की तरफ आ रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि हाँ, अभी इकोनॉमी में एक बूस्ट है, ये लोग बूस्ट क्रिएट करके रखे हुए हैं, फैक्ट्रीज बूस्ट क्रिएट कर रही हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स बूस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। डॉलर ला रहे हैं कंट्री में। ऑटो सेल, मतलब जो ऑटो सेल्स होते हैं, कार हो गए, कमर्शियल व्हीकल्स हो गए, इनका भी बहुत ग्रोथ आया है इस बार, है ना। ये भी देखती रहती है वो, स्पेशली जब से जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ है, तब से जो है व्हीकल्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो गए हैं और उससे ग्रोथ बढ़ गई है इंडिया की, है ना, इंडिया की जीडीपी की। तो ये भी बता रहे हैं कि हम ये इसको भी देखते हैं। इसके अलावा ये देखते हैं कि क्रेडिट कैसे फ्लो हो रहा है। तो अराउंड 30.8 लाख करोड़ रुपीज़ अभी अभी जो ना कमर्शियल सेक्टर के अंदर फ्लो कर दिया गया है ना, बाय दिस दिसंबर 2025, जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली हायर है। लास्ट ईयर में कितना, 21.3 लाख करोड़, है ना। इसका मतलब जो बिजनेस हैं, दीज मीन जो बिजनेसेस हैं वो बोरिंग कर रहे हैं, तो बिजनेस बोरो कर रहे हैं, तो मजे लेने के लिए तो कर नहीं रहे होंगे ना, एक्सपैंड करना चाहते हैं अपना बिजनेस को, इसलिए ही कर रहे होंगे। तो तो ये जीडीपी अच्छी जा रही है हमारी, ये सब अंदेशा दे रही है इस चीज़ों का, है ना। अगला क्या था, टैरिफ हिट एंड द एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। हमें पता है कि हम पे जो है ना 50% टैरिफ लग चुका है, ठीक है। और हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे भी लगा है ना, जैसे टेक्सटाइल हो गया, जैम हो गया, ज्वेलरी हो गई, लेदर हो गया, है ना। ये एक बहुत बड़ा ड्रैग था हमारे ग्रोथ पे, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है एक्सपोर्ट पे भी, ठीक है। पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका पिवट क्या है इंडिया का। इंडिया जो है ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, ठीक है। कभी न्यूजीलैंड से करने की कोशिश कर रहा है, ओमान से करने की कोशिश कर रहा है ना, और जापान से करने की कोशिश कर रहा है, ईयू से तो अभी फाइनलाइज हो ही जाएगा कुछ टाइम में, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा एफटीएस करने की कोशिश कर रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ यूएस पे रिलाई नहीं करना चाहता, है ना, क्योंकि यूएस थोड़ा रिस्की मार्केट दिख रहा है इंडिया को भी। तो इसलिए ये एक सॉल्यूशन की तरह आ सकता है, जैसे न्यूजीलैंड और ओमान ओमान के लिए भी है। तो वहाँ पर नेगोशिएशन कंक्लूड हो गई हैं दिसंबर 2025 में, लास्ट मंथ हो गई थी। और लगभग हम इस डील को क्रॉस कर ही देंगे, ठीक है। जिस जहाँ पर न्यूजीलैंड ने क्या बोला है कि वो 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस देगा इंडियन एक्सपोर्ट्स को, लाइक टेक्सटाइल और मेडिसिन में। तो ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए, ठीक है। और ऑनगोइंग टॉक्स चल ही रही हैं अभी वो, और अदर 14 ग्रुप्स के साथ, ठीक है, जो कि लगभग डोर ओपन कर देगा 50 कंट्रीज साइमल्टेनियस, क्योंकि ईयू जो है ना अकेला नहीं आता, बहुत सारे जिसके साथ आता है ना। इन्फ्लेशन, हमारा जो ना इन्फ्लेशन भी काबू में है, तो ये एक और अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए, ठीक है। जहाँ पर ग्लोबल एनर्जी प्राइस जो है ना बहुत वॉलेटाइल है, क्योंकि वॉर की वजह से है, ठीक है।
और डिफेंस भी बहुत वॉलेटाइल है ना, उससे वो सेक्टर भी बहुत वॉलेटाइल है। उसकी ओर जो हमारा इंडिया का जो हेडलाइन इन्फ्लेशन, इसको सीपीआई बोलते हैं, वो सिर्फ 1.3% आया है दिसंबर में, जो कि बहुत कम है। थोड़ा बड़ा है माना, लेकिन बहुत कम है नवंबर से, बट तब भी कम है। वो आरबीआई का जो कंफर्ट जोन वाला टारगेट होता है ना, 4% ±2%, है ना, उसकी बैंड जो होती है उससे तो कम ही है, ठीक है। और ये एक तरीके गोल्डीलॉक रूल को उसको ही फुलफिल करता है ना, जहाँ पर इन्फ्लेशन भी लो है और ग्रोथ भी बढ़ रही है। तो ये गोल्डीलॉक रूल होता है, ठीक है। तो लो इन्फ्लेशन मीन्स कि जो हमारे पीपल हैं, हमारे यहाँ के लोग हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और परचेजिंग पावर है। जीएसटी रेशनलाइजेशन के बाद भी हमारे पास बहुत पैसा आया, और उसकी वजह से हमारे पास परचेजिंग पावर इंडिया की बढ़ गई। तो अगर इंडिया की परचेजिंग पावर बढ़ गई, जिसकी रूरल और अर्बन डिमांड बढ़ गई, तो वो एक अपबीट है इंडिया की जीडीपी के लिए, ठीक है। तो वही सब सेम चीज़ों को जो है ना, इन्होंने ऐसे करके बताया। ये बुलेटिन था, बुलेटिन में मैंने सोचा कि एक बार ऐड कर देते हैं इसको भी। 7.34 नहीं भाई, हाँ देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये वाला, ये रीर क्या होता है, नीर क्या होता है, तो मैं इस पर थोड़ा टाइम दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ऐसे इससे कोई क्वेश्चन भी कभी ना पूछा जाए ना, लेकिन ये एक समझने के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, नीर का और रीर का, ठीक है, और एक एन ई आर का भी, ठीक है। ये एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, क्या पता है इसका पेपर में कभी कुछ आए ना आए, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। मैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी बात करूंगा। पहले न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसका मतलब भी समझेंगे कि अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है रीढ़ के अंदर, है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फॉरेक्स मार्केट में इन चीज़ों का मतलब क्या है, एक एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए, आरबीआई के लिए इन चीज़ों का मतलब क्या है ना, रीढ़ और नीर का, क्यों ये लोग देख रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो एक बार देखते हैं। आरबीआई स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन, आरबीआई ने क्या किया है, $9.7 बिलियन की सेल करी है, मतलब अपना डॉलर जो है बेचा है, सेल किया है। तो जब डॉलर को बेचेगा मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर डॉलर की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और तो इससे क्या है, डॉलर की वैल्यू गिरने लग जाएगी, ठीक है। और रुपी की, हमारा जो रुपी है, क्योंकि डॉलर को जो है ना रुपी के इक्विवेलेंट खरीद लेगा, और रुपी को बाय कर रहा है वहाँ से, है ना, भाई बेचेगा तो बाय भी तो करेगा रुपी। तो इससे क्या है, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इस पर्टिकुलर इंटरवेंशन से करना क्या चाहता है कि जो हमारा रुपी और डॉलर का एक्सचेंज रेट है ना, वो इतना फ्लिकर ना करे, ज़्यादा फ्लिकर ना करे, बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस ना आए। तो आरबीआई यही करना चाह रहा है। व्हेन आरबीआई सेल्स डॉलर, इट परफॉर्म्स अ स्पॉट मार्केट इंटरवेंशन। इसको बाय सेल स्वैप भी बोलते हैं, बाय सेल स्वैप, है ना, स्वैपिंग करना, बाय सेल स्वैप, है ना, बाय सेल स्वैप इसको बोलते हैं। और इसको बोलते इंडायरेक्टली कर क्या रहा है आरबीआई, परफॉर्म कर रहा है एक स्पॉट मार्केट इंटरवेंशन। तो गोल क्या था, बाय सेलिंग क्यों करना चाहता था, $9.7 बिलियन इन्होंने सेल किया है, और उसके इक्वलेंट जो है ना रुपये ले लिया है, ठीक है। तो आरबीआई इसे क्या कर रहा है, डिमांड बढ़ा रहा है रुपये की, और सप्लाई बढ़ा रहा है डॉलर की, तो डॉलर की वैल्यू कम होगी। तो इसका इसका ऑब्जेक्टिव क्या, कम या ज़्यादा करना नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वो जो रुपये बहुत बुरी तरह गिर रहा है ना, डेप्रिशिएट हो रहा है, उसको बचाना है, ठीक है, ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। देखो, अगर रुपये गिर रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, वो आरबीआई का कंसर्न नहीं है ज़्यादा, ठीक है, आरबीआई का इतना कंसर्न नहीं है। लेकिन वो ज़्यादा जल्दी गिर रहा है, रैपिडली गिर रहा है, ये रैपिडली का वर्ड का मतलब है, वो आरबीआई के लिए कंसर्न है, ठीक है। तो इससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा लॉस होता है ना, पर डे में, और बैंकिंग के लिए भी बहुत दिक्कत होती है उसमें। उनके आर्ट, मैंने इसके ऊपर एक पढ़ा था, एनओपी क्या होता है ना, नेट ओपन पोजिशंस क्या होती हैं। तो अगर वो रैपिडली गिरेगा ना, तो नेट ओपन पोजिशन में जो सीसी होता है, जो सीसी मेंटेन करना पड़ता है, वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे फ्लिक करेगा पर डे, है ना। अगर आपने कभी ये वीडियो नहीं देखी है, तो एनओपी वाली वीडियो भी देख लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे वो डॉलर की सप्लाई बढ़ा रहा है, और रुपये को क्रैश करने से बचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। टू रैपिडली क्रैश ना हो, वही टू रैपिडली का मतलब है ना, गिरने गिरने दे सकता है, अभी कुछ टाइम पहले गिरने दिया भी था, ठीक है। अगर मैं दिसंबर की बात करूं, तो 90.30 चल रहा था, उसके बाद उसने डिफेंड करने की कोशिश करी थी, जिसमें $1.3 बिलियन गवाए, है ना, अपने एफसी में से गवाए थे, ठीक है। बट तब भी डिफेंड नहीं कर पाया, और वो लगभग कितना 50 पैसा बढ़ा था, 30 बढ़ा था, 50 अगर होगा तो 86 के अराउंड पहुंच गया था, 90.86 रुपीज़ पर डॉलर पहुंच गया था, ठीक है। तब भी उसने कुछ 3 वीक तक डिफेंड किया, लेकिन फिर बाद में नहीं किया उसने, है ना। तो ऐसे ही वो डिफेंड करता है, ठीक है, अपने एफसी को यूज़ करके, मतलब फॉरेक्स रिजर्व को यूज़ करके। तो इन द लेट 2025 रुपी फेस इमेंस प्रेशर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन हैं, एग्रेसिव यूएस टैरिफ्स हैं,
टोटलिंग 50% ऑन सम गुड्स, है ना, 50% है हम पे लगा हुआ। और कैपिटल आउटफ्लोज, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा खींच रहे हैं हमारे मार्केट से, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है ना। जैसे बॉन्ड्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं हाई हमारे, है ना। और एनडीएफ्स बहुत ज़्यादा है, मतलब एनडीएफ्स की एक्सपायरी बहुत आ रही है, तो इसकी वजह से जो ना लोग पैसा खींच रहे हैं अपना। और डॉलर, इसलिए रुपये पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस टाइम पे, ठीक है। आरबीआई उसको ही डिफेंड करने के लिए इतना पैसा सेल कर चुका है अपना, मतलब इतना बिलियन डॉलर सेल कर चुका है इक्वलेंट टू द रुपी। तो द डिफेंस लेवल्स रिपोर्ट सजेस्ट दैट द आरबीआई आर परफॉर्मिंग डिफेंडिंग साइकोलॉजिकल बैरियर, जो कि 88.80 और 89 रुपीज़ पर डॉलर है ड्यूरिंग दैट टाइम टू प्रिवेंट द पैनिक ड्रिवन सेल ऑफ। तो अगर ऐसा जल्दी जल्दी गिरता है ना, तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो है ना अलग अलग चीज़ें करते हैं। हम अगली न्यूज़ में, इसके अगली न्यूज़ जो आएगी ना, कि जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनका क्या स्टांस रहता है, एक्सपोर्टर्स क्या होते हैं उनके क्या स्टांस रहता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो पैनिक सेल, अभी यहाँ पर क्या बोलते हैं कि पैनिक ड्रिवन सेल ऑफ ना हो जाए, कि भाई हम अपने रुपी को एकदम से डॉलर में कन्वर्ट कराने करें स्टार्ट कर दें, जो हमारे इम्पोर्टर्स हैं एक्सपोर्टर्स हैं, है ना। अगला चलते हैं। अब आता है रीढ़ और नीर की बात, ठीक है। तो पहले भाई मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, उसके बाद ही हम न्यूज़ पे आगे चलेंगे, ठीक है। तो तीन चीज़ें होती हैं, मैं लेवल में डिवाइड कर रहा हूँ उसको, वैसे लेवल में नहीं होता ऐसा कुछ, लेवल नहीं है, ठीक है। लेवल मैं सिर्फ डिवाइड कर रहा हूँ, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ठीक है। लेवल 1 में आता है NER, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा। और लेवल 2 में आता है NER, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। फिर आता है रियर, यहाँ पर बस नॉमिनल की जगह रियर आ जाता है, बाकी सब सेम है, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो ये मैं लेवल में काउंट कर रहा हूँ इसको। तो नॉर्मली जो नीर होता है ना, नीर जो होता है बस ये बताता है कि क्या प्राइस है एक करेंसी का दूसरी करेंसी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। एक डॉलर कितने रुपीज़ का है, या कितने रुपीज़ को अगर मैं बेचूं तो उससे मुझे कितने डॉलर मिलेंगे, मतलब मुझे 80 रुपये अपने देने पड़ेंगे एक डॉलर के लिए, ठीक है। मतलब मुझे कितने, सेम चीज़ वही, ठीक है। तो ये जो कहानी है, जो नीर है, ये क्या है, ये एक एक्सचेंज रेट है, ठीक है, ये एक्सचेंज रेट है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से लेवल इधर में जाता हूँ तो ये सब क्या है, ये इंडेक्स है भाई, ये कोई एक्सचेंज रेट नहीं है। नीर और रीर कोई एक्सचेंज रेट नहीं है, ये इंडेक्स है जिनकी बेस वैल्यू 100 होती है, ठीक है। पर ये क्या है, ये एक्सचेंज रेट है, ये जो है नीर NER जो है वो एक्सचेंज रेट है। एक डॉलर ये बता रहा है कि वो 80 रुपये दे सकता है आपको इंडियन करेंसी में, ठीक है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये सिर्फ जो NER है वो क्या बता रहा है, सिर्फ इंडिया के बारे में बता रहा है, इंडिया और US, क्योंकि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, ठीक है। डॉलर को इंडियन करेंसी से कंपेयर कर रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। इतना कर रहा है बस ये। लेकिन अब आते हैं हम लेवल 2 पे, जो कि है नीर, ठीक है। ये एक एक्सचेंज रेट है और ये एक इंडेक्स है, ठीक है। अब नीर पे आते हैं, ये इसकी कहानी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, ये बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। अब नीर क्या है, नीर होता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, NER। तो ये जो है, ये जो है ना, अगर देखो एक कंट्री जो है, एक हमारी कंट्री हो गई इंडिया जो है ना, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड जो है USA के साथ नहीं करती है, ठीक है, नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ USA के साथ नहीं करती, वो और अदर कंट्रीज़ के साथ भी करती है भाई, है ना। जापान के साथ करती है, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ करती है, ठीक है। और चाइना के साथ भी करती है, सबके साथ करती है, अदर कंट्रीज मतलब पूरे और कंट्रीज़ के साथ भी करती है। तो अगर मैं अपनी करेंसी की पावर सिर्फ US के रिस्पेक्ट में देखूँ, वो तो सही नहीं है ना, है ना। कि मेरा डॉलर के, ये एक हमारी करेंसी डॉलर के रिस्पेक्ट में कितनी वीक है, कितनी पावरफुल है, ये देखो तो ये सही नहीं है ना। क्या पता कि वो दूसरी करेंसी के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्गर हो, है ना। इंडियन करेंसी जो है मान लो EU के रिस्पेक्ट में या पाउंड के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्गर हो, फॉर एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल है, क्या पता नहीं भी हो, है ना। तो इससे क्या एक चीज़ मिलती है हमें, कि नीर जो है ना, ये काउंट करता है कि, मैं थोड़ा बताता हूँ, वेटेड एवरेज होता है, ये वेटेड एवरेज होता है
ऑफ द रुपी, हमारी रुपी करेंसी का वेटेड एवरेज होता है अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसीज, ठीक है। यही एक डिफरेंस है एक बास्केट ऑफ करेंसीज में। ये जो है ना कंपेयर करता है हमारी करेंसी को, हमारी करेंसी कितनी स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ बास्केट ऑफ करेंसी, ना कि सिर्फ डॉलर से, ठीक है। और ये चीज़ें काम आती हैं किसमें, ट्रेड्स में काम आती हैं, ये ट्रेड में काम आती है। और मैं इसको एग्जांपल से बताऊंगा कि कैसे सिर्फ ये चीज़ ट्रेड में काम आती है। नीर असली में काम नहीं आती, रीर काम आती है। नीर तो एक नंबर है बस, ठीक है। तो ट्रेड में काम आती है नीर और रीर, ठीक है। तो ये क्या है, एक वेटेड एवरेज है रुपी का अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसी। तो ये जो है हमारी इंडियन करेंसी को ये देखती है कि ये हमारी इंडियन करेंसी पूरी बास्केट में जितनी भी करेंसी है उससे कितनी स्ट्रांग है कितनी वीक है, एवरेज, ठीक है, एवरेज वेटेड के साथ, ठीक है। तो यही एक पर्टिकुलर चीज़ है, यही एक डिफरेंस है NER से, ठीक है, NER से। तो ये जो नीर है ये हमारी इंडियन करेंसी को और सारी करेंसी के रिस्पेक्ट में, उनके टोटल बास्केट के रिस्पेक्ट में देखती है। एक बास्केट बना दो इनकी और फिर इसके रिस्पेक्ट में देखो। अब यहाँ पर डॉलर नहीं, यहाँ पर सारी करेंसी है, ठीक है, ये है। अभी एक चीज़ बताता हूँ। अगर मान लो कि रुपी जो है अगर सडनली जो है रुपी हमारा वीक हो गया, ठीक है, 10% वीक हो गया, तो अभी हम क्या बोलेंगे, 10% जो वीक हुआ है ना, अगर नीर के रिस्पेक्ट में, अगर नीर के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं 10% वीक हो गया, तो अब ये सिर्फ डॉलर से नहीं हुआ होगा, अभी इसमें पूरे बास्केट से हुआ होगा, ठीक है। तो यही एक चीज़ है, अगर 10% वो वीक हुआ है तो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी करेंसीज हैं उसके एवरेज से कम हुआ होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया नीर, ठीक है, और ये ट्रेड में काम आता है। और ये एक इंडेक्स है, एक्सचेंज रेट नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी भाई, नीर को भी यूज़ कर सकते थे ना, नीर को यूज़ नहीं करना है, रीर को यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि रीर जो है ना, रीर इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेता है और रीर लेता है, और नीर जो है इन्फ्लेशन को नहीं लेता है, ठीक है। मतलब नीर क्या समझता है ट्रेडिंग के रिस्पेक्ट में कि भाई एक कंपनी को जो है अगर वो शर्ट बना रहा है 100 रुपये की, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कितने भी साल बाद उस कंपनी को 100 रुपये ही लगेंगे उस शर्ट को बनाने में, इन्फ्लेशन को काउंट ही नहीं किया, ठीक है। लेकिन रीर बोलता है नहीं, इन्फ्लेशन को काउंट करो और तब देखो, तभी ये ट्रेड में काम आता है, ये ट्रेड में काम आता है। मतलब ये इंडेक्स से जो है ना, जो भी एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स होते हैं ना, ये रीयर को देखते रहते हैं कि भाई कितना हो रहा है, अभी रीयर इतना है तो मुझे एडवांटेज है, रीयर इतना है तो मुझे एडवांटेज है ना, ये चीज़ को देखते रहते हैं वो, ठीक है। थोड़ा इसको काट हटा देता हूँ। अभी हम रीड की तरफ आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि रीड जो है वो क्या होता है, वो नीर ही होता है, बट प्लस इन्फ्लेशन भी उसमें, इन्फ्लेशन एडजस्टेड नीर होता है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड नीर होता है, उसको बोलते हैं रीड, ठीक है। और ये क्या शो करता है, ट्रू परचेजिंग पावर। भाई किसी भी कंट्री में एक्सपोर्टर की कितनी पर्टिकुलर परचेजिंग पावर होगी, या उसके नेशन की कितनी परचेजिंग पावर होगी, ये बताता है, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ। उसमें तो हमने देखा कि मान लो इसमें क्या है कि अगर रुपी जो है, रुपी डेप्रिशिएट हो गया, रुपी डेप्रिशिएट हुआ, ठीक है, 10%, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा एक्सपोर्ट चीपर हो जाएगा, एक्सपोर्ट चीपर हो जाएगा। अभी ये ऐसा क्यों होगा, जैसे फॉर एक एग्जांपल लेते हैं, $1 जो है ना है 80 रुपये का, ठीक है, और $1 है 90 रुपये का। तो एक एक्सपोर्टर जो है उसको इसके डेप्रिशिएट होने में ज़्यादा फ़ायदा होगा ना, क्योंकि एक्सपोर्टर को क्या होता है, एक्सपोर्टर को डॉलर्स मिलते हैं फॉरेन से, मतलब फॉरेन करेंसी मिलती है। एक्सपोर्टर को क्या है, जब वो एक्सपोर्ट कर देता है, एक एक्सपोर्टर को बाहर से फॉरेन करेंसी मिलती है। पहले मिल रही थी $1 के 80 रुपये उसको, ठीक है। लेकिन जब हमारी करेंसी, इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, इंडियन रुपी फॉल हो गया, तो जब एक्सपोर्टर को मिल रहे थे $3, ठीक है। तो $3 पे इसको टोटल इंडियन रुपीज़ मिल रहे थे 240 रुपीज़, ठीक है। लेकिन अब हो गई वो 90, ठीक है। अभी जैसी वो हमारी इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हुई, अब उसे $3 कितने मिलेंगे, 2700 रुपये मिलेंगे, मतलब 270 रुपीज़ मिलेंगे, 2700 नहीं, 270 रुपीज़ मिलेंगे। तो एक्सपोर्टर को इससे फ़ायदा होता है, ठीक है। और एक्सपोर्ट इससे चीप हो जाता है, क्योंकि ये
अब अपने अब पर्टिकुलर वैल्यू को, क्योंकि अभी इनको अगर पर्टिकुलर प्रॉफिट कमाना है तो ये अब इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ट्यूनिंग कर सकते हैं, है ना, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ऐसे करके अगर रीर जो है गिरता है कभी भी, या रीर अंडर वैल्यूड रहता है, मान लो अगर रीर अंडर वैल्यूड रहा, तो नॉर्मली एक्सपोर्टर्स को जो है ना फ़ायदा होता है, एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है और इंपोर्टर्स को नुकसान होता है इसमें, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि रीर की, कि रीर जो है, रीर रीर एक ट्रू परचेसिंग पावर दिखाता है किसी भी कंट्री के, ठीक है। तो उसमें क्या है, अगर रुपी जो है डेप्रिशिएट हुआ, मान लो 10% हुआ, तो एक्सपोर्ट चीप हो जाता है, ठीक है। बट अभी हमने इसमें इन्फ्लेशन ऐड नहीं किया, लेकिन अब मैं इन्फ्लेशन ऐड करूं, जैसी इन्फ्लेशन मान लो कि 10% बढ़ गया, अभी यहाँ तो एक्सपोर्टर को फायदा हो रहा था, लेकिन अभी इन्फ्लेशन का तो अकाउंट किया ही नहीं था। जैसे ही इन्फ्लेशन अकाउंट किया और उससे कोई रील वैल्यू आई, ठीक है, तो भाई फाइनल जो एडवांटेज है ना एक एक्सपोर्टर का, वो हो जाता है ज़ीरो, एक्सपोर्टर का हो जाता है ज़ीरो, क्योंकि 10% तो उसकी इन्फ्लेशन थी और 10% पैसा डिप्रिशिएट हो गया। लेकिन बात तो वही हो गई ना, उसको इनडायरेक्टली उसको तो कोई ज़ीरो एडवांटेज हो, इसलिए रीर को देखते रहते हैं कि रीर गिर रहा है या बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो भाई उनको नुकसान होगा, इन्फ्लेशन क्योंकि इसमें काउंट आ रही है, और अगर रीर घट रहा है तो भाई उनको फ़ायदा होगा एक्सपोर्टर्स को। तो वो ये जो है रीर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। अभी जो है ना थोड़ी खिचड़ी बन गई होगी, है ना, तो अभी उस खिचड़ी को थोड़ा समेटते हैं। तो अभी सिनेरियोज लेते हैं, ठीक है, अब एग्जाम्पल के साथ काम करते हैं, तो एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो एक मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर उसको जो है ना अपनी शर्ट, अभी मैं ये जो एग्जांपल है ना सिर्फ मैं एक ही करेंसी में बताऊंगा, लेकिन ये टोटल एवरेज करेंसी होता है पूरा, है ना। एक शर्ट को बेचना है यूएस में, क्योंकि अगर मैं सबको लूँगा तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। शर्ट को यूएस में बेचना चाह रहा है, ठीक है। ईयर वन क्या बोल रहा है, ईयर वन जो कि हमारा बेस ईयर है, ठीक है, ईयर वन बोल रहा है एक्सचेंज रेट जिसको बोलते हैं NER, ठीक है, एक्सचेंज रेट चल रहा है $1 इक्वल टू ₹50, ठीक है। और कॉस्ट है उस एक शर्ट को बनाने का ₹500, ठीक है। तो इफेक्टिव प्राइस क्या हो गया, प्राइस क्या हो गया फॉर यूएस बायर, वो हो गया ₹500 पर एक डॉलर जो है ₹50 का है, तो उसको 50 से डिवाइड करूंगा तो अब कितने डॉलर आ गया, $10। मतलब एक एक्सपोर्टर इस यूएस बायर को $10 में बेच सकता है, ठीक है, ये याद रखना, $10 में बेच सकता है अभी बेस ईयर के अंदर, ठीक है, जहां पर हमारा NER था $1.50। अभी देखते हैं, अभी ईयर आया 2, ठीक है, वहां पर क्या हो गया, रुपी अपना फॉल हो गया। अभी रुपी डेप्रिशिएट का मतलब होता है $1 में अब हो गया ₹60, ठीक है। तो एक्सपोर्टर के लिए ये इफेक्टिव चीज़ है, मतलब गुड, एक अच्छा आउटलुक प्रेजेंट हो रहा है। कैसे, क्योंकि रुपी वीक हुआ है और नीर जो है, नीर क्या बोलेगा, नीर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, नीर इस टाइम पे क्या बोलेगा, रुपी फॉल हो गया है, वो यही बोलेगा, क्योंकि मैं अभी एक ही करेंसी का रिस्पेक्ट ले रहा हूँ। लेकिन ये नीर क्या है, ओवरऑल करेंसी, सारी करेंसी का एवरेज होता है, ठीक है, उसके साथ टोटल करेंसी और हमारी करेंसी का एक पावर बताते हैं कि हमारी करेंसी कितनी पावरफुल है। तो अगर नॉर्मली फॉल हुआ, NER फॉल हुआ इनडायरेक्टली, अभी सिर्फ मैं एक करेंसी ले रहा हूँ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो नीर भी जो है ना ये बोल रहा है कि नीर बोल रहा है कि यहाँ पर भी जो है रुपी वीक हो गया है, ठीक है, क्योंकि NER बोल रहा है रुपी फॉल हुआ, तो नीर भी यहाँ पर सेम चीज़ बोल रहा है, रुपी भी वीक हो गया, क्योंकि अभी एक ही करेंसी ले रहा हूँ, है ना, इस टाइम पे मैं भी एक ही करेंसी ले रहा हूँ, डॉलर ही है, ठीक है, ऐसा हुआ। तो अभी 60 हो गया, तो अब क्या कॉस्ट पड़ेगा भाई, अभी जो कॉस्ट प्राइस था, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या है एक शर्ट की, भाई अभी भी कॉस्ट प्राइस जो ना एक शर्ट की क्यों 500 लेगी, क्योंकि नीर जो है वो इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करता है, इन्फ्लेशन को काउंट नहीं कर रहा है ये। तो हम भी अभी जो है ना कॉस्ट प्राइस जो है ना यही देख रहे हैं ₹500, ठीक है। लेकिन नीर के साथ रीट चेंज होता है, तो भाई रुपी फॉल हुआ है तो $1.60 हुआ है, ये तो इफेक्ट दिख रहा है। लेकिन रीर क्या बोल रहा है, रुपी वीक हुआ है, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा, इसको नहीं देख पा रहा कि यार इन्फ्लेशन भी तो बढ़ गया उस कॉस्ट को बनाने का सेकेंड ईयर में, है ना, सेकेंड ईयर में हो गया, लेकिन उसने काउंट नहीं किया, 500 ही हुआ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अभी कॉस्ट कितना आएगा एक बायर को, यूएस बायर को,
₹500, बट इस बार एक्सचेंज रेट चेंज हुआ है 60। तो मोटा मोटा मैं बोल दूँ 8 मतलब ऐसे 8.33 आ गया डॉलर, मोटा मोटा $8 हो गया, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ना, अब पहले कितनी आ रही थी, पहले ये था, पहले आई थी 10, तो ये 10 जो है ना अब इफेक्टिवली $8 में चेंज हो गई। इसका मतलब क्योंकि हमारा रुपी गिरा तो एक्सपोर्ट जो है सस्ता हो गया, मतलब एक्सपोर्टर्स का फ़ायदा हो गया। अब एक्सपोर्टर्स जो है ना, एक्सपोर्टर्स फॉरेन कंट्रीज़ में कॉम्पिटिटिव नेचर के हो गए, क्योंकि पैसे की वैल्यू गिर गई, क्योंकि है ना। तो अब वो $8 में बेच सकते हैं। दूसरी ओर चाइना कितने में बेच रहा है, फॉर एग्जांपल $9 में। तो चाइना से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हमारे एक्सपोर्टर। तो अब ये जो एक्सपोर्टर हैं, ये जो है ज़्यादा बेच पाएंगे, मतलब मिलियंस में सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ बता रहा है ये रियर, ठीक है। क्योंकि वैल्यू गिरने पे, अभी रुपी डिप्रिशिएट होने पे जो ये $8 हो गया ना, विदाउट एनी कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन, तो एक्सपोर्टर्स के लिए फ़ायदा है ये होने पे, और क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर हम कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी जैसे ही आता है रीर का काम, ठीक है, जैसे ही हम, क्योंकि ये इसने कुछ वैल्यू दिखाई लेकिन इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया, ठीक है, इन्फ्लेशन नहीं काउंट हुआ, लेकिन अब आया रीर, और रीर के साथ आया ईयर 3, जहाँ पर हमने काउंट किया। अब बोला कि 10% इन्फ्लेशन है, ठीक है, लेकिन रेट जो है NER जो है वो अभी भी उतना ही है, $1.60 का है, ठीक है। तो अब यहाँ पर केस देखते हैं, यहाँ पर क्या हो गया। अभी जो हमारा इन्फ्लेशन है वो काउंट होगा, रियर में काउंट होता है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, अगर जो कॉस्ट प्राइस है, अब जो हमारा पहले ₹500 दिख रहा था, भाई इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि 10% इन्फ्लेशन है, तो ये 1/60 मतलब 1/100, 100 प्लस 50 तो 600 हो गया, है ना, ठीक है। इसका 10% जो है 500 का 100 होता है, और उसमें मैंने ऐड कर दिया तो ₹600 हो गए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 600 हो गया, ठीक है। ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया 600, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई US बायर जो है उसको कितना प्राइस पड़ेगा। ₹600 की है, और ये प्राइस क्या चल रहा है हमारा, 60 रुपये। वापस हम अपनी औकात पे आ गए, और वापस रियर ने बोला कि भाई तुमने वहाँ पर इन्फ्लेशन काउंट नहीं किया था, तुम्हें इसलिए हीरो बन रहे थे तुम, वहाँ पर तुम्हें लग रहा था कि $8 पे बेच पाओगे, कॉम्पिटिटिव नेचर दिखा पाओगे, पर रुक जाओ, इन्फ्लेशन को काउंट करो। और जैसे इन्फ्लेशन को काउंट किया, तुम्हें पता चल गया कि यार रियल पिक्चर क्या है। अरे भाई $10 ही है, अभी मेरे को $10 का ही कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो रेयर ऐसे इफेक्टिव होता है, और सारे के सारे ट्रेडर्स जो हैं, मतलब एक्सपोर्टर्स जो हैं, और RBI जो है, ये रेयर को बहुत ज़्यादा देखता रहता है कि यार रेयर तो नहीं हो रहा है, मतलब रेयर तो ऊपर नीचे ज़्यादा तो नहीं भाग रहा है, ठीक है। तो अगर रेयर जो है रेट जो है अगर गिरेगा, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली जो हमारा रुपी है वो डेप्रिशिएट कर रहा है। तो अगर इनडायरेक्टली मतलब जब रुपी डेप्रिशिएट करेगा तो रेयर हमारा गिरेगा। हमने देखा ना, रुपी हमारा डेप्रिशिएट किया था, ये रुपी डेप्रिशिएट किया, है ना। पहले था $1 ₹50, वो डेप्रिशिएट हो गया, और तो हमारा जैसे ही हमारा रुपी डेप्रिशिएट हुआ तो रेयर गिर गया। तो जैसे ही रेयर गिर गया तो रेयर 100 से नीचे चला गया होगा, ठीक है, 100 से कम चला होगा, क्योंकि बेस वैल्यू 100 होती है, 90 हो गया होगा। तो इसको बोलते हैं अंडर वैल्यू हो जाना, ठीक है, अंडर वैल्यू हो जाना। जैसे ही अंडर वैल्यू होता है, इसका मतलब एक्सपोर्टर्स को क्या, एक्सपोर्टर के मज़े हैं, एक्सपोर्टर को फ़ायदा हो रहा है, और इम्पोर्टर्स को नुकसान हो रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट जो है सस्ता हो गया है, इनको खुशी है और इनको दुख है, ठीक है। ऐसा ऐसा हालत है अगर रियर होता है। और अपोजिट हो जाएगा, अगर रुपी जो है अप्रिशिएट कर गया, तो रेयर जो है REER वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और अब उल्टा सिनेरियो हो जाएगा, एक्सपोर्टर्स ऐसे हो जाएंगे और इम्पोर्टर्स ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। ये फ़ायदा है रेयर का। तो इसलिए रेयर देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि रुपी वीक हुआ, पर कॉस्ट भी तो अब चली गई, तो इन्फ्लेशन कौन जोड़ेगा। तो यूएस बायर को भी $10 ही देने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो एडवांटेज मिला था, अभी क्या मिला था हमें एडवांटेज, नीर को देख के एडवांटेज हमें दिख रहा था कि यार एडवांटेज है, लेकिन रेयर को जैसी देखा, लेबर कॉस्ट जैसी डाला, ठीक है, तो सब कुछ बर्बाद हो गया, वापस आ गए हम, ठीक है। तो ये रियल पिक्चर देता है, इसलिए REER को देखते हैं, न कि नीर को देखते हैं, ठीक है।
तो हम एक बार देख लेता हूँ। अगर NER जो, मैं एक बार ये बात बता देता हूँ कि NER जो होता है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गुड फॉर द बैंक। जो नेर है, NER, वो क्या है? वो हेडलाइन के लिए अच्छा है, ठीक है भाई, न्यूज़पेपर में छापो इसको, ठीक है, न्यूज़पेपर में बढ़िया वैल्यू दिखाएगा। लेकिन जो रेयर है ना, वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, ठीक है। मतलब ये पूछता है कि अगर एक ये पूछता है कि अगर मैं अपना हाई लेबर कॉस्ट दे दूँ, कॉटन पे जितना भी कॉस्ट है वो दे दूँ, उसके बाद मैं जो शर्ट बनाऊँ और उसका जो प्राइस आएगा, क्या ये प्राइस अब चीपर है मेरे फॉरेनर्स के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए? चीपर है? वो ये पूछता है, ठीक है। इसलिए रेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और RBI और एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स को देखते रहते हैं, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट था रेयर का। अभी मैं इसकी मैथमेटिक्स में नहीं घुसना चाहता, लेकिन क्योंकि भाई नीर की मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसका पूरा फॉर्मूला E/EI इंटू WI, ठीक है, ऐसे करके पूरा फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू 0 to I, ऐसे करके पूरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर ये WI को कैसे निकालते हैं? इसको बोलते हैं ट्रेड वेट, ट्रेड का वेटेज, क्योंकि हर एक कंट्री सेम नहीं है, ठीक है, हर एक कंट्री डिफरेंट है, तो फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज़ थी। तो अभी पढ़ लेते हैं। RBI ने सेल किया $9.6 बिलियन इन फॉरेक्स मार्केट एज रुपी अंडर वैल्यूएशन हुआ, डीपन, जिसने डीपन किया, रेयर कम हो गया, ठीक है, 94.20 चल रहा है, अभी अंडर वैल्यूएशन में चल रहा है। इसका मतलब एक्सपोर्टर की बल्ले बल्ले है, ठीक है। द ट्रू वैल्यू ऑफ द रुपी बताता है द मोस्ट सिग्निफिकेंट डाटा पॉइंट इज द ड्रॉप इन द रेयर, ठीक है, फ्रॉम अभी क्या है, लास्ट दिसंबर 2024 से, जहाँ पर 104.62 था, मतलब ओवर वैल्यू था, वहाँ से अभी गिर गया 94.20 हो गया। तो इसका मतलब क्या है? अभी एक्सपोर्ट करने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, मतलब एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा। ये रेयर क्या दिखाएगा कि अब एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा, अब लोग जो है ना बेचना ज़्यादा करेंगे, क्योंकि अगर 100 से ऊपर होता है तो एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव होते हैं और इंपोर्ट चीपर होते हैं। लेकिन अगर अभी बिलो 100 चल रहा है, क्योंकि अभी चल रहा है ना, तो अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब एक्सपोर्ट चीपर है, कॉम्पिटेटिव है, और इंपोर्ट बड़े एक्सपेंसिव है। तो इसलिए रेयर की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। रेयर, RER और नेर, ये इंडेक्स है, ये अलग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं NER से, तो कभी मिक्स मत करना इन दोनों को। ये एक एक्सचेंज रेट है, ये इंडेक्स है, ठीक है। इसलिए मैंने इतना ज़्यादा टाइम लेके इसको बताया, वीडियो की बहुत ज़्यादा वो बढ़ गई होगी ड्यूरेशन, ठीक है। और नीर और रेयर का मैं आपको पूरा डिफरेंस बता चुका हूँ, अभी मैं सिर्फ पढ़ूंगा नीचे। द वेटेड एवरेज ऑफ द रुपीज अगेंस्ट मेजॉरिटी करेंसी विदाउट एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं कर रहा है, एंड द वेटेड एवरेज ऑफ द रुपीज अगेंस्ट मेजर करेंसीज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, यहाँ पर एडजस्ट किया इन्फ्लेशन को, मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल लेके समझाया, ठीक है। जो एन नीर जो है वो स्टिकर प्राइस है, ये सिर्फ ये बताता है कि आपका जो रुपी है ना, वो कितना स्ट्रांग हुआ है उस बास्केट के अगेंस्ट, ठीक है, होल नंबर। और ये सिर्फ एक नंबर है, ठीक है, छापो इसको न्यूज़पेपर में, वो अच्छा है। लेकिन अगर हम इसमें इन्फ्लेशन को भी काउंट करें तो फिर ये एक बहुत लॉजिकल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है ना रेयर। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। दिसंबर 2024 में ये इतना था, अंडर वैल्यूड था, जिस मेड इंडियन शर्ट सॉफ्टवेयर मेडिसिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्टर्स बहुत हर्ट हुए, ठीक है। और अभी 50% टैरिफ है, तो भाई एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए हम पे ना, ये कम भी होना चाहिए, जो कि हुआ, अंडर वैल्यूड है, जो हमारे लिए सिल्वर लाइनिंग की तरह वर्क करता है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि ये क्यों सिल्वर लाइनिंग की तरह वर्क करता है। इवन दो द रुपी लुक्स वीक इन हेडलाइंस, ठीक है, रुपी हमें दिख रहा है कि यार बहुत वीक है, हम बार बार पढ़ रहे हैं कि यार डिफेंड करना पड़ रहा है RBI को, है ना, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, NDFs बढ़ रहे हैं और गिरेगा रुपी, ऐसा 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 लग रहा है ना। लेकिन इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ना। इट मेक्स इंडियन गुड्स सिग्निफिकेंटली चीपर फॉरेन में, और उसकी वजह से हमारा मार्केट जो है कम्पिटेटिव हो जाता है। अब आपको पता है कि ये गिरने से, 100 से नीचे जाने से क्यों हमें फ़ायदा हो रहा है, क्यों एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा है, क्यों कॉम्पिटिटिव नेचर बन रहा है ना। वो $10 से $8 पे नीर पे जाने के बाद फिर रेयर पे हम $10 पे आ गए थे, लेकिन इन्फ्लेशन को बढ़ाने के, लेकिन वहाँ पर डेप्रिसिएशन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए वो चीज़ें फ़ायदा होंगी। लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन भी तो, अभी यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई ये तो 10 हो गया, नहीं, ये तो एग्जाम्पल है। अभी हमारा इन्फ्लेशन भी तो कंट्रोल में है ना, ठीक है, हमें रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है ना, तो वो इसलिए फ़ायदा है, ठीक है। वाई डिड द रुपी फॉल? 0.7% फॉल हुआ था नवंबर में, जो क्यों ये हुआ था क्योंकि जियो इकोनॉमिक रिस्क बहुत ज़्यादा है, US की टैरिफ पॉलिसीज बहुत ज़्यादा है, और FPIs अपना पैसा बार बार खींच रही है ना, और हमारा मार्केट एक्सपेंसिव भी दिख रहा है, ठीक है। 126, मतलब 126 हमारा मार्केट नहीं, ओवरऑल दिख रहा है,
ओवरऑल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी वो 126% पे है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, होल इकोनॉमी ग्लोब के लिए, ग्लोबल के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डॉलर इंडेक्स है, ठीक है, क्योंकि ये वेनेजुला और मिडिल ईस्ट में यहाँ के इन्वेस्टर्स ने फ्लॉक किया है, क्योंकि ये डॉलर्स में ज़्यादा अब खरीद चीज़ें, मतलब अपने रुपये को डॉलर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और डॉलर में ही रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो एक सेफ हेवन की तरह वर्क करता है, ठीक है। मेजॉरिटी ट्रांजेक्शन में वो डॉलर यूज़ करता है, तो सब डॉलर में ही आने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए रुपये फॉल हुआ। ये एक डबल एज सॉर्ड है। अगर ऐसा कुछ होता है ना, रुपये बढ़ जाता है, रुपये डेप्रिशिएट होता है और फिर ये रीर भी अंडर वैल्यूएशन में चला जाता है, तो एक डबल एज सॉर्ड की तरह वर्क करता है ये। भाई पेन किसके लिए? इंपोर्टर्स के लिए। मैं आपको बता चुका हूँ, क्रूड ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम इंपोर्ट कराते हैं वो महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बोल सकते हैं उसको, वो हो जाएगी। अब गेन क्या होगा? एक्सपोर्ट में जो रेयर है वो हमारा लो हो गया है, तो ये एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत एडवांटेजेस चीज़ है। अभी हम अपने सस्ते प्राइस में फॉरेन के अंदर अपना सामान बेच पाएंगे, है ना, जो कि ऑफसेट करेगा 50% ऑफ यूएस टैरिफ। द रियल कॉस्ट ऑफ इंडियन गुड्स हैज़ ड्रॉप बाय नियरली 10% इन अ ईयर। ये ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वही सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ टेबल की फॉर्म में बता दी है। अब अगले पे चलते हैं। LRS आउटवर्ड रेमिटेंस फॉल टू $1.9 बिलियन। सीजनल कूलिंग है ये, या इसको बोल रहे करेंसी प्रेशर भी है और टैक्स इम्पैक्ट भी है हम पे, है ना। तो एक बार ये देख लेते हैं। देखो LRS क्या होता है? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, LRS। इसमें क्या RBI बोलता है किसी भी इंडिविजुअल को, मतलब रेसिडेंट को, कि भाई तुम फ्री हो, तुम कर सकते हो 2,50,000 आप सेंड कर सकते हो फॉरेन में, ठीक है। ये अलाउ करता है इस लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के थ्रू, ठीक है। तो ये नॉर्मली कहाँ यूज़ होते हैं? जो हमारा LRS है, भाई कोई इंडिविजुअल को क्यों ही अपनी करेंसी चेंज करनी हो, है ना, मतलब सेंड करनी हो, तो ये यूज़ होता है। जो LRS फैसिलिटी है ये यूज़ होती है हमारे करंट अकाउंट, अगर हमारा करंट अकाउंट एक्सपेंसिव है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। मान लो मुझे प्राइवेट विजिट करनी है, मतलब मुझे किसी कंट्री में घूमना है, तो भाई मुझे अपना पैसा अब उसमें डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं टूरिज्म में, ठीक है। मुझे गिफ्ट भेजना है बाहर अपने किसी रिलेटिव को, ठीक है, या डोनेशन करनी है बाहर, तो उसके लिए ज़रूरत होती है एक रेजिडेंट को, ठीक है। अगर उसे एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए बाहर जाना है, ठीक है, अब्रॉड जाना है, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी एक लिबरलाइज स्कीम में इतने अमाउंट को सेंड करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा उसे अगर ट्रैवल करना है बिजनेस के लिए, तो वहाँ पर तो इंडियन करेंसी काम नहीं आएगी ना, तो उन्हें डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए डॉलर LRS के थ्रू ज़रूरी है, ठीक है। कौन सी चीज़ों के लिए? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए। लेकिन सिर्फ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होती हैं क्या? नहीं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन भी तो होती हैं। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए भी कोई बंदा करेगा। जैसे कोई बिजनेस ओनर है, उसको अपनी जॉइंट वेंचर करना है या होलली ऑन सब्सिडी बनानी है बाहर, तो उसके लिए उसको पैसा बाहर भेजना पड़ता है, ठीक है। अगर अपना अकाउंट खुलवाना है, ओपनिंग ऑफ अकाउंट, ठीक है, कोई ओपनिंग करनी है फॉरेन बैंक के अंदर अकाउंट, तो तब उसको डॉलर में चाहिए वो पैसे, है ना। या कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है बाहर, प्रॉपर्टी के लिए, है ना, तो उसको चाहिए होगा डॉलर। इन्वेस्टमेंट करनी है बाहर, तब उसको चाहिए होगा। तो मतलब इतनी सारी चीज़ों के लिए LRS काम आता है। पहले मैंने यहाँ पर यही बता दिया कि LRS काम क्यों आता है और इसकी लिमिट क्या है। RBI ने इसको अलाउ कर रखा है, ठीक है। लेकिन RBI ने ये भी बोला है कि कुछ चीज़ें आप इन पैसों से नहीं कर सकते। ये हमारे इन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए आप पैसा बाहर नहीं भेज सकते डॉलर की फॉर्म में, जो कि है भाई आपको लॉटरी बाय करनी है तो नहीं कर सकते आप, ठीक है, लॉटरी को हटा दिया है। गैम्बलिंग करनी है तो नहीं कर सकते। फॉरेन डेरिवेटिव्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप नहीं कर सकते, डेरिवेटिव्स में अलाउ नहीं है, ठीक है। और अगर आप पैसा भेज रहे हो उन कंट्रीज़ के अंदर जो हमारी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से के द्वारा ब्लैक लिस्टेड है, उन कंट्रीज़ में भी आप पैसा नहीं भेज सकते, ठीक है। और आप कोई भी मनी डायरेक्टली उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं भेज सकते जिसका नाम टेररिज्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें बैन है। तो मैंने आपको LRS का लिमिट बता दी, कहाँ कहाँ ये अलाउड है, किस टाइप के पेमेंट के लिए आप कर सकते हो ये चीज़, और कौन सी चीज़ें बैन है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि क्या है। अभी न्यूज़ ये बोल रही है कि जो LRS के लिए जो बाहर पैसा भेजते हैं, आउटवर्ड रेमिटेंस करते हैं, भाई वो फॉल हो गया है $1.9 बिलियन। तो हम यही पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ, क्या रीज़न थे
और उस पे थोड़ी और डिकोडिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ है लिबरलाइज़ रेमिटेंस स्कीम में $1.9 बिलियन का इन नवंबर 2025, जो कि एक सिग्निफिकेंट डाटा पॉइंट है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि सीजनल कूलिंग हुई है, ठीक है, और ये कंबाइन हुआ है टैक्स शिफ्टिंग से और करेंसी एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो रिजर्व बैंक नॉर्मली अलाउ करता है कि इंडिविजुअल रेजिडेंट को कि वो $2,50,000 भेज सकता है पर फाइनेंशियल ईयर अब्रॉड फॉर वेरियस पर्पसेस। मैंने आपको सारे पर्पसेस बता दिए हैं, ठीक है। व्हेन दीज नंबर ड्रॉप, तो ये कुछ सिग्नलिंग करता है, ठीक है। क्या तो ये न्यू रेगुलेशन की वजह से रिएक्शन है, या थोड़ा कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कुछ इधर उधर हुआ है, ठीक है। तो वही देखते हैं कि क्या हुआ है इसलिए में। तो भाई अक्टूबर में था $2.4 बिलियन, जो कि अभी नवंबर में $1.9 बिलियन पे फेल हो गया है। ये नॉर्मलाइजेशन हुआ है क्यों? क्योंकि एजुकेशन साइकिल की वजह से, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। ये एक नॉर्मल चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि भाई सितंबर और सितंबर, अगस्त और अक्टूबर में क्या होता है, सेमेस्टर का पैसा भरना होता है ना एजुकेशन में, बाहर आपको पैसा भेजना होता है। तो इसलिए ये पैसा अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर, अगस्त और सितंबर में बढ़ जाता है, तो आप ज़्यादा रेमिटेंस करते हो, ठीक है। लेकिन नवंबर तक आते-आते सब कुछ नॉर्मलाइज़ हो जाता है और सारे ट्रांसफ़र हो चुके होते हैं, तो इस टाइम पे ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो कि जो ड्रॉप हुआ है $163 मिलियन से $120 मिलियन का, ये एक रिफ्लेक्ट करता है नेचुरल साइकिल, ठीक है। एजुकेशन साइकिल की बात कर रहे हैं, इतना पैसा एजुकेशन में ओवरऑल है $1.9 बिलियन। ट्रैवल ट्रेंड क्या है भाई? नवंबर में ट्रांजिशनिंग मंथ होता है, जहाँ पर दिवाली होती है ना, हॉलीडे सीजन्स आते हैं और क्रिसमस और न्यू ईयर आता है ना, यहाँ पर ट्रैवल रश होता है। लेकिन इस साल क्या हुआ, थोड़ा इंटरनेशनल पॉज लगाया है और लोगों ने पैसा अपने पास ही रखने का सोचा है और बहुत कम घूमने गए हैं। तो उससे क्या है, $1.3 बिलियन से वो गिर गई इकोनॉमी $1.1 बिलियन की, ठीक है। इस साल इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आई है। द इम्पैक्ट ऑफ रुपी डेप्रिशिएशन, भाई रुपी भी डेप्रिशिएट हुआ है ना। तो लोग जो है वो खर्चा, मतलब ज़्यादा रुपी देके, INR ज़्यादा देके आपको कम ही डॉलर मिलेंगे, है ना। तो क्योंकि रिकॉर्ड हिट किया है 90 रुपीज़ पर डॉलर, है ना, तो उसकी वजह से भी लोग जो है ना रुके हुए हैं भाई, अभी क्यों ही करना है ये सब चीज़ें, है ना। एवरीथिंग अब्रॉड बिकम्स मोर एक्सपेंसिव, जो भी अब्रॉड में होगा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, है ना। 50,000 जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो नॉर्मली कॉस्ट कब करती है, 41.5 लाख करेगी अगर 83 पे होगा हमारा रुपीज़ INR, ठीक है। लेकिन अगर वो 90 हिट कर गया भाई, तब जो है 45 लाख रुपीज़ होंगे, ठीक है। डेफर्ड स्पेंडिंग, भाई कुछ लोगों ने क्या सोचा है कि भाई हमने जो हमारे जो खर्चे हैं ना, हमारे जो एक्सपेंसिव खर्चे हैं, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, हम उसको डेफर्ड कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए, और तब तक करते रहेंगे जब तक रुपी रिकवर नहीं होगा। तो इसलिए भाई हमें नवंबर में थोड़ा फॉल देखने को मिला है LRS में, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ है, ये CTS की वजह से भी, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की वजह से भी हमारा जो LRS है वो रिड्यूस हुआ है। LRS आउटवर्ड रेमिटेंस रिड्यूस हुआ है, ठीक है। कैसे? नॉर्मली क्या होता है, ये एक नए रूल है, ओवरहॉलिंग करी गई है अभी, जो कि अप्रैल 1 2025 में आई थी। इसमें क्या बोला कि अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है, ठीक है, तो उस पर कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, उस पर कोई आपको TCS नहीं देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा रेमिट कर दिए बाहर, आउटवर्ड रेमिट कर दिए 10 लाख से ज़्यादा, तो जो डिफरेंस है, जितने किए होंगे, मतलब 12 लाख किए, तो जो 2 लाख का डिफरेंस है ना, वो 2 लाख पे आपको 5% TCS भी भरना पड़ेगा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स भी देना पड़ेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो कितना है, अगर 10 लाख की थ्रेशोल्ड पार करी तो आपको 5% देना पड़ेगा। ट्रैवल्स और अदर्स के लिए क्या है, अगर आपने 10 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड पार करी, ठीक है, तो आपको 20% देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से भी ये लोगों ने फॉल किया है ये। तो यहाँ पर यही बोला है आगे कि 20% अपफ्रंट टैक्स है ट्रैवल पे और जनरल पे, अगर वो 10 लाख की जो लिमिट है उसको पार करते हैं, तो ये एक मैसिव लिक्विडिटी ड्रेन बन जाता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। तो लोग क्या सोचते हैं, अरे यार, माना कि भाई ये टैक्स में वापस आपको मिल जाता है, ठीक है, टैक्स के थ्रू आपको वापस मिल जाता है, जब आप टैक्स फाइलिंग करते हो तो आपको मिल जाता है। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि 20% जो टैक्स है वही वो अपनी खुद की पॉकेट में रखें, रेदर देन कि गवर्नमेंट के पास रखें 1 साल के लिए, क्योंकि 1 साल बाद ही मिलेगा वो आपको पैसा, है ना। तो अपनी जेब में रखना चाहते हैं पैसा, इसलिए जो है LRS आउटवर्ड रेमिटेंस फॉल हुए हैं $1.9 बिलियन तक, मतलब वहाँ तक। ग्लोबल मार्केट में एजुकेशन मतलब शिफ्ट इन ग्लोबल एजुकेशन मार्केट, ठीक है। तो द ड्रॉप इन एजुकेशन रेमिटेंस इज नॉट जस्ट अबाउट मंथ, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है एक ब्रॉडर ट्रेंड, ठीक है। अभी क्या है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लगानी स्टार्ट करी है, ठीक है, स्ट्रिक्टर वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा कैप्स लगाई हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है अल्टरनेटिव जगह को सोच रहे हैं, है ना, चीपर यूरोपियन कंट्रीज़ में जाने की कोशिश कर रहे हैं, एशियन कंट्रीज़ में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर
टोटल आउटवर्ड रेमिटेंस कम होता है एज कम्पेयर टू यूएस और यूके, यहाँ पर इतना होता है, ठीक है। इसलिए ये जो वैल्यू है थोड़ी ड्रॉप हुई है, ये भी ये बोलने की कोशिश कर रहा है। अगला, ठीक है, ये खत्म हो गया, हमने देख लिया कि क्यों हुआ। अब अगली चीज़ है फ्लाइट टू सेफ्टी, डॉलर डिपॉजिट राइज एज एनआरआई हेज अगेंस्ट करंट करेंसी वोलेटिलिटी। तो ये हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि नवंबर में 2025 का एक डाटा बोल रहा है कि एनआरआई डिपॉजिट जो है ये रिवील करता है अ सब्टल बट इम्पॉर्टेंट शिफ्ट इन हाउ ओवरसीज इंडियन जो है अपने मनी को पार कर रहे हैं, किस तरीके से डिपॉजिट कर रहे हैं। मैंने आपको बोलता है डिपॉजिट करने पे भी होता है। तो टोटल डिपॉजिट में ऐसा देखा गया है कि मार्जिनल डिप आया है। टोटल डिपॉजिट जो बाहर के लोग एनआरआई जो है इंडिया में इंडियन बैंक्स को अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, उसमें थोड़ा डिप आया है, ऐसा आज के न्यूज़पेपर में था। तो वो मूवमेंट जो है रुपी अकाउंट और फॉरेन करेंसी अकाउंट में डिफरेंट है, ठीक है। और रुपी अकाउंट में थोड़ा बड़ा है और सॉरी करेंसी अकाउंट में थोड़ा बड़ा है और रुपी अकाउंट में गिरा है, ठीक है। और वहाँ पर कुछ वेट एंड वॉच वाली अप्रोचेस चल रही हैं, ठीक है। और तब तक चलती रहेंगी जब तक ये वॉलेटाइल रहेगा हमारा एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि वो न्यूज़ क्या बोल रही है। देखो, दो टाइप के अकाउंट होते हैं, अभी इसमें दो टाइप के अकाउंट को ही बोला है। एक होता है NRERA अकाउंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंशियल रुपी अकाउंट। प्रॉब्लम को समझने से पहले क्यों यहाँ पर घटा और क्यों यहाँ पर बढ़ा, हम एक बार अकाउंट का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। तो इस अकाउंट के अंदर NRERA अकाउंट के अंदर रुपी जो है इंडियन रुपीज़ में मेंटेन होता है, मतलब करेंसी जो है इंडियन रुपीज़ में मेंटेन होती है। तो NRI जो है बाहर से डॉलर सेंड करता है, डॉलर सेंड किया, उस पर एक्सचेंज रेट NER लगाता है बैंक, और उसे रुपी में चेंज करके अपने पास रख लेता है, ठीक है। इस पे डिपॉजिट इस डिपॉजिट पे जो है आपको क्या बोलते हैं इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो बैंक जो है कन्वर्ट करता है उन रुपीज़ को एट अ करंट रेट, ठीक है। करंट NER का मतलब नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो द रिस्क क्या है, क्योंकि अभी जो है रुपी जो है वीक हो रहा है, ठीक है, डिप्रिशिएट हो रहा है। तो जो टोटल वैल्यू है ना डॉलर्स में, भाई डॉलर के टर्म में वो भी तो कम हो रही है ना, ठीक है। तो डॉलर के टर्म्स में जो वैल्यू है डॉलर्स के टर्म में वो भी कम हो रही है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये FCNRB के साथ नहीं होती, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंशियल बैंक अकाउंट के साथ नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर जो करेंसी होती है वो फॉरेन करेंसी के फॉर्म में ही स्टोर होती है, ठीक है, डिपॉजिट होती है। तो जिस उस पर क्या है, कोई ज़ीरो एक्सचेंज रेट रिस्क नहीं है। अगर आपने $10,000 डिपॉजिट किए तो आपको $10,000 ही वापस मिल जाएंगे, और संग में इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट मिलता है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपन टू द रुपी। रुपी को क्या होता है उसका कोई मतलब नहीं है इसमें। तो वाई डिड रुपी, ये जो रुपी डिपॉजिट है NRERA जो अकाउंट है यहाँ पर डिप हुआ है, ठीक है। ये क्यों हुआ है हम एक बार देख, वही सेम चीज़ बताऊंगा, कोई अलग चीज़ नहीं है। जो हमारा वैल्यूएशन है रुपी डिपॉजिट का, वो फेल हुआ है $101 बिलियन से $100.5 बिलियन में, ठीक है। दिस इज इन नेसेसरली बिकॉज नॉर्मली ये क्या है, ये इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ऐसा अगर जो रुपी जो है डिप्रिशिएट होता है तो क्या लगता है लोगों को, भाई पैसा खींच लो, पैसा वापस निकाल लो, ठीक है, या डॉलर में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि ये जो डिपॉजिट में फेल आया है ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं आया है कि NRI जो है अपने मनी को वापस खींच रहे हैं, ठीक है, विड्रू कर रहे हैं। ये जो ना वैल्यूएशन लॉस है ना, नॉर्मल चीज़ है, तो वैल्यूएशन लॉस है, ये मैथमेटिकल डेप्रिशिएशन है इनडायरेक्टली। जो NRI बैंक बैलेंस है वो जो है रिपोर्ट होता है डॉलर में, पर उनके एक्चुअल मनी जो हेल्ड किए जाते हैं वो रुपीज़ में हेल्ड किए जाते हैं। तो कोई भी फॉल अगर रुपये में होगा तो उसका डॉलर इक्विवेलेंट भी स्मॉल दिखेगा पेपर में, इसीलिए ही ये वैल्यूएशन जो है कम हो रही है, ना कि इसलिए कम हुई है कि NRIs ने पैसा वापस विड्रॉ कर लिया है, इसलिए नहीं हुई है। सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि इक्वलेंसी डॉलर की वो पेपर में कम दिख रही है। केस इन पॉइंट क्या है, नवंबर 2025 में जो ये रुपी जो है हमने अब देखा 0.7% डिप्रिशिएट हो गया था। दिस अलॉन वुड कॉज द टोटल वैल्यू ऑफ द डॉलर of the rupee dominated account to drop even if no one took a single rupee। किसने भी बैंक से रुपी ना निकाला हुआ तब भी इतना वैल्यूएशन ड्रॉप हो गया है, इतने बिलियन का वैल्यूएशन ड्रॉप हो गया है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। बट क्यों FCNRB का बढ़ा, भाई हमें पता ही है, क्योंकि रुपी जो है डिप हो गया है और ये डॉलर डोमिनेटेड डिपॉजिट होते हैं, तो ये $34.4 बिलियन से $34.6 बिलियन बढ़ गया है, ठीक है। क्यों बढ़ा अभी यही देखना है, क्योंकि वहाँ के जो डिपॉजिटर्स हैं ना NRI जो है वो जो ना वो भी हेजिंग कर रहे हैं, यहाँ पर भी सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रुपी जो है लोज हिट करता जा रहा है बार बार, है ना, नए नए लॉज रिकॉर्ड बना रहा है, प्रेशर बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ US टैरिफ। तो NRI क्या सोच रहे हैं, भाई अपना पैसा जो है ना FCNR अकाउंट में डॉलर की फॉर्म में रखते हैं, और तब तक रखेंगे जब तक जितना गिरेगा उतना फ़ायदा, है ना, जितना रुपये
इनडायरेक्टली रुपी के फॉल से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, हेज करना चाह रहे हैं। तो दे लॉक इन द डॉलर वैल्यू, और फिर इससे भी वो पैसा कमाना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि अगर रुपी ज़्यादा गिर गया तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, इक्वलेंट है ना, मतलब जब वो डॉलर को रुपी में कन्वर्ट कराएंगे, इसलिए वो एफसीएनआर में ज़्यादा रखने की कोशिश कर रहे हैं पैसा, और हमारे रुपी डोमिनेटेड से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सेम चीज़ रेजिलेंट, मतलब रेजिलेंट ईयर दिखा हमें भाई, माना कि एक मंथली डिप आया है ना, अक्टूबर नवंबर वाला डिप आया, लेकिन जो ना ओवरऑल ईयर का अगर मैं देखूं तो भाई हमारा जो डिपॉजिट है वो बढ़ा है डॉलर्स के फॉर्म में, 167.9 बिलियन हो गया है, जो कि नवंबर 2024 में कम था। ठीक है, तो डिस्पाइट ऑफ दिस यूएस इंडिया फ्रिक्शन है ना, जियोपॉलिटिकल टेंशन के अलावा भी हमारा जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो एनआरआई सेविंग्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द टैक्स फ्री नेचर ऑफ द एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट इन इंडिया, और वो भी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करा पा रहे हैं। ठीक है, हाँ, अब आता है फीचर्स। तो फीचर्स क्या है, मैंने एक बार हाँ, तो फीचर्स क्या है, एनआरई अकाउंट, एक बार हम सारे अकाउंट का देख लेते हैं। एक एनआरई अकाउंट है जो कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है, और एक एनआरओ अकाउंट होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, और हमारा नॉर्मल एफसीएनआर बी अकाउंट होता है। ठीक है, तो अब हम हर एक की वो देख लेते हैं कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसका फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल, और नॉन रेजिडेंट और ऑर्डिनल इसका है। देखो करेंसी, इसमें कौन सी करेंसी रख सकते हैं, इंडियन रुपी रख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी इंडियन रुपी रख सकते हैं, लेकिन एफसीएनआर में क्या है, फॉरेन करेंसी है। इसका पर्पस क्या है इस अकाउंट का, कि भाई लोग जो है अपना फॉरेन इनकम को पार्क करते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, रुपी की फॉर्म में। यहाँ पर क्या है, ये जो भी रेंट से, पेंशन से इनकम आती है ना, बाहर से या अंदर से, मतलब इंडिया के बाहर से, अब्रॉड से, या इंडिया से, दोनों में से जो जहाँ से भी आती है, वो उसको मैनेज करने के लिए ये अकाउंट खुलता है। ठीक है, एनआरओ का। और ये क्या है, सेव मनी इन फॉरेन करेंसी, क्योंकि ये अकाउंट से क्या है, हम अपने फॉरेन एक्सचेंज से बच जाते हैं, इसलिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, यहाँ पर जो पैसा आता है वो तो अब्रॉड से आता है, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में आता है, लेकिन रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से जो पैसा आता है ना, वो इंडिया से भी आ सकता है और अब्रॉड से भी आ सकता है। जो भी पैसा आता है वो रुपये में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से सिर्फ उसे मस्ट कम फ्रॉम अब्रॉड से ही आना चाहिए, और उसमें कोई कन्वर्जन नहीं है, जिस करेंसी में है उस करेंसी में ही रहेगा। अब टैक्स फ्री देख लेते हैं। इंडिया में ये टैक्स फ्री रहता है, ये वाला अकाउंट टैक्स फ्री रहता है, लेकिन जो एनआरओ अकाउंट है वो टैक्सेबल होता है 30%, और प्लस सेस भी लगता है। ठीक है, इसके अभी रिपैट्रिएबिलिटी क्या है इसकी, हम कितना रिपैट्रिएबल कर सकते हैं इसमें फुल्ली रिपैट्रिएबल कर सकते हैं, फुल्ली वापस भेज सकते हैं पैसा अब्रॉड में। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है अप टू $1 million पर ईयर। ठीक है, $1 million पर ईयर विद द पेपर वर्क के साथ ही हम भेज सकते हैं एनआरओ अकाउंट में। ठीक है, ये एनआरई अकाउंट है, और ये हमारा एफसी फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट हो गया। ठीक है, तो ये फुल्ली रिपार्टेबल होता है, मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आप वापस भेज सकते हो इंडिया से। ठीक है, एक्सचेंज रेट इसमें हाई होता है, क्योंकि आपको रुपये में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर रुपये फॉल होता है तो अपनी वैल्यू लॉस होती है। यहाँ पर भी हाई होता है, क्योंकि आप पैसा रुपये में होल्ड करते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होता, क्योंकि एक्सचेंज रेट का यहाँ पर मतलब नहीं है, क्योंकि आप जिस करेंसी में है उस करेंसी में ही रहता है। यहाँ पर जॉइंट होल्डिंग कर सकते हैं विद अदर एनआरआई कर सकते हैं, विद रेसिडेंट ओनली, यूजुअली एज अ पावर ऑफ अटॉर्नी हो या फॉर्मर और सेवियर हो, तभी हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर विद एनआरआई और रेसिडेंट अलाउ है। ठीक है, दोनों के साथ अलाउ है। यहाँ पर विद अदर एनआरआई अलाउ है, बट विद अगर रेसिडेंट करना चाहते हैं तो वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन से खुलवा सकते हैं, यहाँ पर सेविंग करंट सब खुलवा, राफा कासा सब कुछ खुलवा सकते हैं। यहाँ पर भी राफा कासा सब है, लेकिन यहाँ पर जो है फिक्स्ड डिपॉजिट है, वो से 1 से 5 ईयर का डिपॉजिट करना पड़ेगा आपको अपना पैसा। ठीक है, तभी आप खुलवा सकते हो इस टाइप का अकाउंट। तो ये मैंने इस न्यूज़ से, इस पर्टिकुलर न्यूज़ से मैं ये भी आपको चीज़ें बताना चाह रहा था कि किस टाइप के अकाउंट होते हैं, है ना, उसमें क्या क्या है। तो ये आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई अगर डायरेक्शन आई तो उसमें ये अकाउंट को यूज़ किया हो तो आपको डायरेक्शन समझने में आसानी होगी इससे। ठीक है, अब अगला जाते हैं। अगला क्या है, कैपिटल फ्लाइट स्लोज एंड नेट एफडीआईज इंप्रूव एज आउटवर्ड फ्लोज श्रिंक टू $446 million। ये एक अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। ठीक है, मैं पहले एक बार आगे जाके एफडीआई और एफपीआई में आपको डिफरेंस बताऊंगा, फिर उसके बाद हम न्यूज़ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, नवंबर 2025 का डाटा क्या बोल रहा है कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव है अभी हमारा जो वो है। तो इसमें ये इस टाइप का शिफ्ट है, क्योंकि इंडियन इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप के अंदर ऐसा टाइप का
एक नेचर देखने को मिल रहा है। थोड़ा इनफ्लोज में डिप तो है, मार्जिनली डिप तो है, बट द सिग्निफिकेंट स्टोरी लाइज इन द ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ नेट आउटफ्लोज। ठीक है, माना हमारा क्या होता है, हमारा टोटल एफ पी आई में टोटल एफ पी आई क्या होता है, आउट इनवर्ड माइनस आउटवर्ड। ये बोल रहा है कि यहाँ पर थोड़ी कमी तो है, लेकिन ये भी कम हो गया है। ठीक है, यहाँ पर भी रिडक्शन है, और एक यहाँ पर एक ड्रास्टिक रिडक्शन देखने को मिला है, जो कि ये बोल रहा है सिग्नलिंग अ कूल ऑफ द कैपिटल फ्लाइट सीन अर्लियर इन द ईयर। तो एक अच्छी चीज़ है, हमारा इंडियन मार्केट अच्छा दिख रहा है इससे। तो अभी पर एफ और एफ में देख लेते हैं। एक तो इनका एफ को बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफ को बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। रोल क्या है, एफ के अंदर सारे के सारे एक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि मैनेजमेंट कंट्रोल लेकर रखते हैं किसी कंपनी के अंदर, है ना, किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी भी मतलब इंडिया के अंदर जो भी कंपनीज हैं उसमें ये एक्टिव इन्वेस्टर की तरह वर्क करते हैं, जहाँ पर इनके पास मैनेजरियल कंट्रोल होता है। ठीक है, पर एफ क्या है, वो एक पैसिव इन्वेस्टर्स है, इनके पास कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर कोई भी मतलब कोई भी पर्सन, मतलब कोई भी एंटिटी अगर 10% से ज़्यादा शेयर रखती है किसी कंपनी में, कंपनी के शेयर से, तो उनको बोलते हैं एफ और वही अगर वो 10% से कम रखें तो उनको बोलते हैं एफ ठीक है, 10% ऑफ कंपनी शेयर। ठीक है, एक ही मिनट इसके साथ ही बता दिया। टाइम होराइजन में ये लॉन्ग टर्म के लिए जो भी ये पैसा डालते हैं किसी इंडिया की कंपनी के अंदर, ये लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है, डेकेड, मतलब यहाँ से क्या है, ग्रोथ मिलती है किसी भी कंट्री को। ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए डालते हैं, इनका हॉट मनी होता है, ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए आते हैं और प्रॉफिट से ही प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एंट्री एग्जिट बहुत डिफिकल्ट होती है। क्यों? क्योंकि इनको अपनी फिजिकल एसेट, यहाँ पर एक फिजिकल एसेट बनाते हैं, मतलब कोई कंपनी, एप्पल की कंपनी आई, एप्पल की कंपनी यहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया, तो भाई वो तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि वो फिजिकल एसेट है। ठीक है, वहाँ उसके लिए जो उन्होंने इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करी है, तो वो एक एफ बन गए हैं। लेकिन उनके लिए वो जो सामान है, जो पूरा फिजिकल एसेट्स हैं, उनको बेचना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बस स्टॉक एक्सचेंज में बैठे रहते हैं, वहाँ पर एक क्लिक करते हैं और पैसा लेके भाग जाते हैं। ठीक है, व्हाट दे ब्रिंग, यहाँ ये जो एफ होते हैं, टेक्नोलॉजी अंदर लेके आते हैं, जॉब्स लेके आते हैं, क्योंकि कंपनियां होती हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, स्किल कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरी ओर होते हैं, ये सिर्फ कैपिटल और मार्केट लिक्विडिटी ऊपर नीचे करते रहते हैं ना, यही करते रहते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी, ये रियल ग्रोथ देते हैं, लेकिन ये सिर्फ मार्केट वैल्यूएशन देते हैं ना, हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ाते हैं या घटाते हैं, बस यही करते रहते हैं। रिस्क टू कंट्री, यहाँ पर ये लो रहता है क्योंकि ये स्टेबल मनी देते हैं, लेकिन यहाँ पर हाई रहता है क्योंकि ये जब भी क्राइसिस होता है ना इंडिया के अंदर, तो भाग जाते हैं, या किसी भी कंट्री में होता है, भाग जाते हैं, और हमारी करेंसी को भी क्रैश कर देते हैं, क्योंकि एकदम डॉलर खरीद लेते हैं, अपने रुपये का डॉलर में कन्वर्जन कर देते हैं, और रुपये हमारा वीक भी दिखता है फिर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने एफ और एफ में देख लिया, तो ये न्यूज़ जो है एफ के बारे में बात कर रही है, इसलिए मुझे एफ और एफ का अंतर बताना पड़ा। ठीक है, ग्रॉस और नेट एफ क्या है, डिकोडिंग द आउटफ्लो। तो यहाँ पर क्या है, दो तरीके के होते हैं। ग्रॉस होता है जो कि हमारा अभी दिख रहा है $6.4 बिलियन, पहले अक्टूबर में क्या था, $6.5 बिलियन था, और अब है $6.4 बिलियन। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज अ टोटल, ये जो ग्रॉस एफ होता है, ये टोटल मनी होता है जो कंट्री के अंदर आ रहा होता है, विच इज़ अ स्टेबल मनी। ठीक है, हमने देखा कि ये माइनर डिप तो है अक्टूबर से नवंबर में। ठीक है, $0.1 बिलियन का सिर्फ गैप आया है, इज़ माइनर, इज़ वेरी माइनर, बट ये सजेस्ट कर रहा है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो अभी भी स्टेबल है इंडिया के अंदर, डिस्पाइट दिस यूएस। नॉर्मली ये जो डिफरेंस था यूएस टैरिफ के बाद ज़्यादा आना चाहिए था, बहुत ज़्यादा आना चाहिए था, है ना, लेकिन नहीं आया, क्योंकि अभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इंडिया में भरोसा रखते हैं, ये चीज़ शो कर रहा है। ठीक है, और हमारा नेट एफ क्या होता है, ग्रॉस एफ डी आई माइनस जो भी रिपैट्राइट हुआ है। ठीक है, और उसमें से और माइनस कर दो आउटवर्ड एफ जो हुए हैं। ठीक है, तो रिपैट्रिएशन क्या होता है, जो भी फॉरेन कंपनीज होती हैं, अपना इंडियन एसेट जो है बेच बाच के और अपना मनी लेके घर भाग जाती हैं, तो उसको अपने ग्रॉस में से माइनस करना पड़ता है। ठीक है, और जो आउटवर्ड एफ होते हैं, जो हमारी खुद की इंडियन कंपनीज होती हैं, जैसे रिलायंस टाटा, अगर इनको बाहर अपना बिजनेस बनाना है, तो ये हमारा इंडियन पैसा लेके फॉरेन में कन्वर्ट करके बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगी, है ना, तो वहाँ पर बढ़ाएंगी, तो उनको भी माइनस करना पड़ता है हमारी इंडिया की एफ में से। ठीक है, तो ये गुड न्यूज़ है कि द नेट आउटफ्लो वॉज स्टैगरिंग, ये अभी जो नेट आउटफ्लो है वो स्टैगरिंग है हमारा $1.6 बिलियन तक। ठीक है, बाय नवंबर दिस लीक नैरोड सिग्निफिकेंटली, पहले
अक्टूबर में कितना कितना पैसा बाहर जा चुका था, $1.6 बिलियन। बट ये लीक को हमने थोड़ा कम किया, नैरो किया, और हम सिर्फ और सिर्फ $446 मिलियन पे हैं, ठीक है। दिस इंडिकेट, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो इतनी जल्दी भाग नहीं रहे हैं, एग्जिट नहीं कर रहे हैं, वो स्लो कर रहे हैं एग्जिट, ठीक है, या एग्जिट ही नहीं कर रहे हैं। और हमारी इंडियन फर्म्स जो है, इंडियन फर्म्स क्या है, वो बाहर बाहर वाले देश में भी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही हैं, अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही हैं, विच इज़ गुड फॉर अस ऑल्सो, है ना। तो उनके सब ब्रांच या सब्सिडरीज बाहर अच्छा काम करेगी तो यार पेरेंट कंपनी भी तो अच्छी है, तभी तो वो कर पाएगी। तो पेरेंट कंपनी इंडिया में है तो इंडिया का फ़ायदा होगा इनडायरेक्टली। और सेलेक्टिव अप्रोच कर रहे हैं ये, तो हम ये देखेंगे जो इंडियन कंपनीज हैं, जो आउटवर्ड एफडीआई है, वो भी बहुत एग्रेसिव है लेकिन सेलेक्टिव है, एग्रेसिव बट सेलेक्टिव। मोर देन 70% ऑफ दिस कैपिटल कंसंट्रेट किस में हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट सेक्टर के अंदर, फाइनेंस सेक्टर के अंदर, बिजनेस सर्विसेज के अंदर, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस क्या है, हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वी अनंत था मेरे ख्याल से, है ना, वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है, वो है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। उन्होंने जो है ना ये बोला है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट है और जो हमारा यूएस का टैरिफ बैरियर हम पे लगा हुआ है, बट द इंडियन कंपनी मस्ट प्रेजेंट इन द फॉरेन मार्केट। इसलिए जो है ना इंडियन इंडियन कंपनी है ना, उनको जो है ना फॉरेन मार्केट में अपना एक अच्छे ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, वहाँ पर भी अपना मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को भी सेल करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये ग्लोबल चेन सप्लाई में स्ट्रिफिंग आ गई है ना, मतलब स्ट्राइफ हो गया है बहुत ज़्यादा, और बैरियर भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमारी कंट्रीज़ की एक कंपनी वहाँ जाके बेचें तो वो भी अच्छा है हमारे लिए, है ना। की डेस्टिनेशन उन्होंने क्या बोली है भाई, सिंगापुर जाने की सोच रहे हैं, मॉरिशस जाने की सोच रहे हैं, यूएस और यूके जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर टैक्स ट्रीटीज़ मिलती हैं इनको, है ना, एडवांस फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, और अच्छे ग्लोबल कंज्यूमर्स भी हैं उधर, है प्रॉक्सिमिटी टू द ग्लोबल कंज्यूमर। इसलिए ऐसी कंट्रीज में जाने की सोच रही हैं हमारी खुद की आउटवर्ड एफडीआई, ठीक है। अभी 70% है हमारी एफडीआई, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, फाइनेंशियल सेक्टर में है ना, तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा वो अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, आरबीआई क्या बोलता है, आरबीआई इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि अगर हमारे यहाँ से ज़्यादा मनी बाहर जाता है तो ये एक साइन है मैच्योर मार्केट का। भाई लोग जो है ना अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, है ना, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स पहले आए थे वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग अब करके थ्रू द मैसिव आईपीओज लाइक हुंडई और स्विगी लिस्टिंग अपना पैसा निकाल के अच्छे से, मतलब अच्छा खासा पैसा अर्न कर पा रहे हैं। तो इससे क्या आउटलुक बनता है, ये एंकरेज करता है न्यू इन्वेस्टर्स को कि वो भी आए और अपना पैसा लेके जाएं। ये बताता है कि यार तुम्हारा जो पैसा है ना उसको तुम आसानी से लिक्विडेट कर सकते हो अपने पैसे में, है ना, और लेके जा सकते हो, अपना प्रॉफिट बना के जा सकते हो। अगर मेरे को लगे मैं एक फॉरेन इन्वेस्टर हूँ और मैं पैसा डालूँ दूसरी कंट्री में और मेरा पैसा वापस ही ना आए मेरे पे, या इतने सारे फॉर्म्स भरवा दें, ये कर दें वो कर दें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर हो और वहाँ पर लिक्विडिटी कॉन्फिडेंस ना हो मेरे को एज एन इन्वेस्टर, तो भाई मैं वहाँ पर पैसा नहीं डालूंगा। तो ये द एबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स टू टेक आउट द मनी फ्रॉम इंडिया इज़ वेरी इजी। दैट्स वाई दे आर द इंडियन मार्केट इज एंकरेजिंग न्यू इन्वेस्टर्स टू कम इन और इन्वेस्ट एंड देयर कैपिटल इज इंट्रैप्ड। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है ना। वही सेम चीज़ ये जो ना उसकी फॉर्म में मैंने दे दिया टेबल की फॉर्म में, और जो मैंने अभी समझाया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। FIU जनवरी 2026 डायरेक्टिव है। ये थोड़ा देखो, ये इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव है ना, मतलब पता होना चाहिए क्या चीज़ है। तो जनवरी में क्या हुआ था, जनवरी में अभी इन्होंने FIU जो हमारा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसने कुछ डायरेक्टिव्स डेफिनेशंस निकाली हैं, ठीक है, और बैन कर दिया है ये इस तरीके की प्राइवेसी फर्स्ट क्रिप्टो को, जो प्राइवेसी फर्स्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है इंडिया में, उसको बैन कर दिया और उसके अगेंस्ट बहुत सारे डायरेक्टिव्स निकाल दिए हैं। और उन्होंने कैरेक्टराइज किया है एसेट्स एज अनॉमनिटी एनहेंस्ड क्रिप्टो एसेट्स AEC। और गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर हम किसी ट्रांजैक्शन को ट्रेस नहीं कर सकते, अगर गवर्नमेंट किसी ट्रांजैक्शन को ट्रेस नहीं कर सकती, उसको ट्रेस नहीं कर सकती, तो भाई गवर्नमेंट की नज़र में जो है वो ट्रांजैक्शन इलीगल है, ठीक है, इलीगल है, इट कैन नॉट बी लीगल, ठीक है, तो वो इलीगल है, ऐसा वो बोलने की कोशिश कर रही है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो प्राइवेसी क्रिप्टो का प्रॉब्लम क्या है, देखो जो बहुत सारी करेंसीज क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये जो ना स्यूडोमोनस है, मतलब स्यूडो अनोमनस है, मतलब इनके ट्रांजैक्शन पब्लिक तो है लेकिन नेम्स हिडन है। और जो प्राइवेसी कॉइन्स है ना वो कंप्लीटली अनोमनस है, ठीक है। और कौन से कॉइन्स है, मोनेरो, है ना, जी कैश, डैश, ये सारी की सारी एडवांस जीरो नॉलेज क्रिप्टोग्राफी के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना सब कुछ अनोमनस है, ठीक है। नॉर्मल जो क्रिप्टो करेंसीज है उसमें क्या ट्रांजेक्शन तो विजिबल है पब्लिक में, लेकिन यहाँ पर तो
सब कुछ ही इनविजिबल है। ये जो करेंसीज हैं ये एक स्टेल्थ एड्रेस यूज़ करती हैं, या ये रिंग सिग्नेचर्स यूज़ करती हैं। मतलब आपकी ट्रांजैक्शन, आपके सिग्नेचर्स को बहुत सारी, इनको बोलते हैं मिक्सर्स या ट्रम्बलर्स। मतलब बहुत सारी करेंसी लेंगी, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज लेंगी, आपके सिग्नेचर्स लेंगी, सबके सिग्नेचर्स लेंगी, उनको घुमा देंगी, उनको मिक्स कर देगी। उसको जो है ना मिक्स करके और फिर आपको दे देंगी। मतलब आपको नहीं पता होगा कि किसकी करेंसी आपके पास है, मतलब किसका क्रिप्टो, प्राइवेसी क्रिप्टो आपके पास है ना। इनको मिक्सिंग बोलते हैं। तो टू एंश्योर दैट द सेंडर, रिसीवर एंड इवन द अमाउंट रिमेन इनविजिबल टू द आउटसाइड ऑब्जर्वर और इंक्लूडिंग द रेगुलेटर्स, उनको भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो ये दो टेक्निक का यूज़ करके ये इनविजिबल बन जाती हैं। तो रेगुलेटरी व्यू क्या है, क्योंकि एफआईयू जो है ना, इनको प्रॉपर ट्रेलिंग नहीं कर सकता, पेपर पे ट्रेल नहीं कर सकता। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क है हमारे लिए, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, टेरर फाइनेंसिंग हो सकती है। तो इसके खिलाफ जो है ना कुछ डायरेक्टिव्स निकाल दिए। इन्होंने ये प्रॉब्लम को और बताया कि इसमें हार्ड होता है, जो मैंने अभी बताया ना, ट्रैम्बलर्स बोलते हैं। तो ये क्या होता है, अगर कोई क्लीन क्रिप्टो भी है ना, तो उसको भी डर्टी में चेंज कर सकती है ये प्रोसेस। तो ये जो हमारी एफआईयू की जो गाइडलाइंस है, ये इन टूल्स को टारगेट करती है कि ये इन जो टारगेट्स हैं इनको ब्लॉक किया जा सके। तो टम्बलर्स क्या होते हैं भाई, बहुत सारी सर्विसेज ने कॉइन्स लिए, 100 पीपल ने कॉइन्स लिए, वो उनको एक तरफ लाती हैं, उनको शफल करती हैं और फिर स्प्लिट कर देती हैं, और आपको दे देती हैं, मतलब दूसरे एड्रेस को देती हैं। तो आपको पता नहीं होता किसकी करेंसी आपके हाथ में है, किसके थ्रू आई है, कितने मतलब ट्रांजेक्शन पता होती है आपको, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें इनविजिबल होती हैं। और रेगुलेटर के लिए तो कुछ भी विजिबल नहीं होता, ठीक है। तो बैन क्या है, इंडियन एक्सचेंज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अलाउइंग एनी फंड दैट आर पास थ्रू दीज सर्विस। अगर मिक्सर्स और टम्बलर से पास होकर आएंगे ना ऐसी चीज़ें, ऐसी करेंसी, तो उनको ब्लॉक कर देना है। और आप ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हो, या उनको लिक्विडेट करके अपने पास रख सकते हो उसका फंड, ठीक है। ऐसा बोल दिया, इफ़ द वॉलेट हैज़ इंटरेक्टेड विद द एनी काइंड ऑफ मिक्सर या टम्बलर्स, तो उसको एकदम ही बैन कर दो और लिक्विडेट मार दो। न्यू डिजिटल सर्वेलेंस एट ऑन बोर्ड। तो अभी 8 जनवरी 2026 में क्या बोला है कि आईएफयू ने इम्पोज किया है बैंक ग्रेड KYC नो योर कस्टमर स्टैंडर्ड फॉर ऑल क्रिप्टो प्लेटफॉर्म। इसमें लाइवलीनेस डिटेक्शन बोली है, मतलब बोला है कि अगर आपको जैसे KYC करते हो तो उसमें लाइवलीनेस टेस्ट भी होता है। मतलब आपको ब्लिंक करना होता है, मूव अपने हेड को मूव करना होता है, ये शो करने के लिए कि आप डीप फेक तो नहीं हो, कोई स्टैटिक इमेज तो नहीं दे रहे हो। तो ऐसे डिटेक्शन के बारे में बोला है। जियो टैगिंग, जब भी आप नया अकाउंट क्रिएट करोगे तो वहाँ पर आपके एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स जो है रिकॉर्ड होंगे, आपकी IP एड्रेस रिकॉर्ड होगी, और किस टाइम पे किया है इस टाइम स्टैंपिंग भी रिकॉर्ड होगी, ठीक है। पेनी ड्रॉप टेस्ट भी किया जाएगा। नॉर्मली जो है ना एक ग्रुप पे भेजते हैं पहले कि भाई जो बैंक अकाउंट है वो जो है इलीगल या म्यूल वाला तो नहीं है ना। तो बैंक अकाउंट को टेस्ट करने के लिए भी वन पेनी ड्रॉप टेस्ट भी होगा इसमें, ठीक है। अगला, द अनहोस्टेड वॉलेट रिस्क। तो FIU ने जो ना ये बोला है कि इस पार्टिकुलर वेरी ऑफ अनहोस्टेड प्राइवेट वॉलेट्स, जिनको मेटामास्क बोलते हैं, लेजर्स बोलते हैं, इन वॉलेट्स का जो है ना कंट्रोल जो है ना हमारे एक्सचेंज के पास नहीं है। तो अगर एक बार भी सिस्टम से हमारे FIU के सिस्टम से या एक्सचेंज से ये चीज़ निकल गई और प्राइवेट वॉलेट में चली गई, तो FIU विजिबिलिटी लॉस कर देगा अपनी की पूरी, फिर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इन्होंने क्या बोला है कि एक्सचेंज को भी इनका डाटा और रिपोर्ट सेलेक्ट मतलब करनी है, कलेक्ट और इन सारे ट्रांसफर्स की टू द अनहोस्टेड वॉलेट्स, और इन पर रिस्ट्रिक्शन लगानी है, इनको इवन प्रोहिबिट भी करना है अगर रिस्क असेसमेंट ये दिखाता है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है तो, ठीक है। अगला, द डिलेमा ऑफ ऑफशोर। हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। पहले पढ़ते हैं फिर मैं इसकी पूरी स्टोरी बताता हूँ। अ मेजर पेन पॉइंट हाईलाइटेड इज द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी प्रॉफिट्स अंडर फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फीमा क्या बोलता है, फीमा ग्रे एरिया क्या है, सिंस द RBI hasn't officially recognized crypto as a permitted investment under the LRS। तो बैंक जो है ना बड़े कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ में, ठीक है। अभी इसके ऊपर जो है ना बात करते हैं। तो इन्होंने बोला, एक एग्जांपल लेते हैं। जब भी आप एक क्रिप्टो करेंसी खरीदते हो तो वो होता है टू वे फॉर्म। टू वे कैसे, पहले आप खरीदते हो, जैसे आपने ईयर एगो एक क्रिप्टो करेंसी खरीदी, तो उसके लिए क्या मनी को सेंड किया होगा बाहर, मान लो किसी बाहर से खरीदी, मनी को बाहर सेंड किया होगा, उससे क्रिप्टो करेंसी ली होगी, ठीक है। ये पहला वे हो गया। फिर कुछ टाइम बाद जब आपको अपने प्रॉफिट बुक करना है, तो आपने करंट मतलब टुडे ये करेंसी को बेचा होगा, मतलब ये जो करेंसी है क्रिप्टो है, इसको मार्केट में बेचा होगा और अपने पैसे को डॉलर के फॉर्म में लेके आए होगे, ठीक है।
तो अभी क्या है, डॉलर किस में आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा ना, तो ये डॉलर आ गया बैंक अकाउंट में। तो अब बैंक जो है कन्फ्यूजन में आ जाएगा। बैंक को लगेगा यार ये बहुत मोटा पैसा आया है, बहुत ज़्यादा, मतलब 50,000 आया, बैंक के लिए तो अच्छी चीज़ है, उन पे ये पैसा आ रहा है। लेकिन आरबीआई जो ना इनफॉर्मली ये बोलता है कि अगर कोई भी बंदा एलआरएस को, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम को यूज़ करके और झूठ बोल के, लाई करके बोल के कि यार ये पैसा जो ना मैं अपने ट्रैवल के लिए खर्च कर रहा हूँ, है ना, या मैं अपनी एजुकेशन के लिए खर्च कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा बोल के पैसा बाहर भेज के क्रिप्टो खरीद ले और फिर उसको 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 बेच के पैसा वापस ले आए, तो बैंक एलआरएस जो है ये काम जो है, ये जो काम किया ना, ये जो चीज़ करी है, ये फीमा एक्ट के अगेंस्ट है, ठीक है। तो आरबीआई बोल के रखता है, आरबीआई क्या बोलता है कि भाई अगर ऐसे क्रिप्टो बेच के पैसा है ना ये, तो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो तुम पे पेनल्टी लगा देगा आरबीआई। तो बैंक अब कंफ्यूजन में, यार ये पैसा जो आया है एकदम जो सडनली, क्योंकि बैंक को थोड़ा पता है कहाँ से आया है इनडायरेक्टली, है ना, बैंक को उसका ट्रांजेक्शन पाथ नहीं पता है, तो बैंक क्या करता है, जिसका ये पैसा है, जिसके अकाउंट में आ रहा है ये, उससे पूछता है भाई ये पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास, ठीक है, इन्फॉर्म, मतलब क्योंकि आरबीआई ने बोल रखा है कि ऐसा नहीं करने का, ठीक है, बैंक को। तो ये ऑनर से पूछता है ये पैसा तुम्हें कहाँ से आया, क्योंकि इनको पता है कि ये क्रिप्टो से आया, तो है, बैंक को पता है ये क्रिप्टो से आया है, ठीक है। लेकिन बैंक तभी पूछता है इनसे कि भाई तुम ये पैसा, तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आया, और तुमने पहले बार जब तुमने ईयर एगो ये पैसा, जब ये तुमने ईयर एगो क्रिप्टो खरीदा था, तो उसका पैसा भी कहाँ से आया तुम्हारे पास, ये सब चीज़ें पूछता है, इन्वेस्टिगेशन करता है बैंक पर, ठीक है, क्योंकि आरबीआई ने मना कर रखा है कि इस प्रोसेस के थ्रू लाए करके एलआरएस के थ्रू आप बोलो कि पैसा तो मैं ट्रैवल के लिए कर रहा हूँ, लेकिन क्रिप्टो खरीद के उससे प्रॉफिट कमा लो, तो ऑनर का वो होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉब्लम, ठीक है, ओनर के लिए। तो ओनर जो है क्रिप्टो खरीद तो सकता है, लेकिन उसका पैसा वापस नहीं ला सकता बैंक में। तो बैंक क्या है, अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि 50,000 तो आ गए ही, अपने पास रख लेगा, विद होल्ड करके रख लेगा, ठीक है, और बाकी ओनर को देगा नहीं। तो ओनर ने पैसा कमाया लेकिन गलत तरीके से कमाया, तो बैंक ने उसको होल्ड करके रख लिया। तो ये तो पहली चीज़ हो गई फर्स्ट। अब ये डिलेमा क्यों है, डिलेमा इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि यार तुम जो ना अपनी जितने भी प्रॉफिट है ना, तुम्हारे क्रिप्टो से जितने भी प्रॉफिट आ रहे हैं उसको डिक्लेयर कर दो कितना आ रहा है, और उस पर 30% प्रॉफिट दो और मजे लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ये बोल रही है, और आरबीआई कोने से बोल रहा है कि यार तुमने अगर गलती से डिस्क्लोज किया कि ये तुम्हारा पैसा जो आया है क्रिप्टो से आया है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक उसको होल्ड करके रख लेगा और तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो ये तो यही बात हो गई कि तुमने अपनी डेट की कार जो है चोरी करी, उसको लिक्विडेट किया, वहाँ से पैसा लिया, ठीक है, और उस पैसे को कसिनो में लेके गए, कसिनो में तुम जैकपॉट जीत गए, सबसे बड़ी बात है ना, तुम कसिनो में जैकपॉट जीत गए। अब जब तुम ये पैसा वापस लेके आना चाहते हो, घर पे लाना चाहते हो, तो तुम ये पैसा ये नहीं बता पाओगे कि तुम कहाँ से लाए हो ये पैसा, है ना। तुम्हारे डैड बोलेंगे कि यार ये पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया, लेकिन तुमने तो उनकी कार बेची थी, ठीक है, लेकिन तुमने गलती से भी ये बोल दिया कि यार ये जो पैसा मेरे पास आया है, ये मैंने कार को बेच के लाया, तो तुमने ये एडमिट कर लिया कि तुमने कार बेची है। तो यही केस यहाँ पर है। अब तुम कार को ये एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते कि तुम एलआरएस से लेके आए हो, ठीक है। जैसे तुमने ये एलआरएस से एक्सेप्ट किया, तो आरबीआई जो डेड है वो वो बैंक को पहल देगा और तुमको भी पहल देगा, ठीक है। मतलब उसके ऊपर फाइलिंग होती है ना, बैंक फिर फाइलिंग करता है, ऐसा एसटीआर रेज करता है, ठीक है। तो फिर ये एक तरीके का डिलेमा है इन लोगों के लिए। तो यही मैं बताना चाह रहा था। So if you bring large sum from the foreign exchange, like a windfall from an early Monero investment, bank will subject you to enhanced KYC, तो उनसे पूछताछ करेगा और वो विदहॉल्ड कर सकता है वो फंड until you prove the source। और जैसे ही तुमने वो सोर्स को प्रूव किया कि तुम तो ये LRS का यूज़ किया तुमने, और तुमने उसको क्रिप्टो में यूज़ किया, तुमने फीमा का एकदम रूल वॉलेट कर दिया, और आरबीआई ने बोला कि बैंक से आप इसका जो पैसा है ना उसको ब्लॉक कर दो और एसटीआर रेज कर दो। ये तो हो गया। और दूसरी जगह गवर्नमेंट क्या बोल रही है, तुम अपनी डिक्लेयर कर दो क्रिप्टो करेंसी से पैसा, कि तुमने कितना कमाया उस पर 30% दो, मजे करो। तुम डिलेमा में फंस जाओगे, तुम भी प्रॉफिट कमा पाओगे लेकिन उसका पैसा मिलेगा नहीं। तो वही ये सेम चीज़ है, मैंने उसमें बता दिया है, ठीक है। अब ये लास्ट है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ड्राफ्ट है,
जो भी आने वाला है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026, जो कि टारगेट क्या कर रहा है, 4000 किलोवाट पर आवर का, पर आवर किलोवाट आवर, सॉरी किलोवाट, ये एनर्जी की यूनिट है, किलोवाट आवर पर कैपिटा होना चाहिए, ऐसा वो टारगेट कर रहा है, मैंडेट ऑटो टैरिफ इंडेक्सिंग। ठीक है, इस पर थोड़ा और डीप में हम बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा ये बड़ा है, तो ड्राफ्ट निकाला है जो कि रिलीज हुआ है 21 जनवरी 2026 में, रिप्रेजेंट अ फाउंडेशनल रीसेट ऑफ इंडियन, पहले इंडिया की जो पॉलिसी थी एनईपी पॉलिसी ऑफ 2025, ठीक है, जो अब इट सर्व्स, जो हमारी नई पॉलिसी है वो सर्व करेगी एज अ बाइंडिंग पॉलिसी कंपास फॉर रेगुलेटर सच एज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमेटी, मेरे ख्याल से रेगुलेशन कमेटी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमेटी, ठीक है, मेरे ख्याल से ये फुल फॉर्म है इसकी, यूटिलिटीज़ एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर नेक्स्ट 20 डेकेड्स। ठीक है, तो हमारी ये नई पॉलिसी है, ये इसको रूल करने वाली है, तो अभी देखना पड़ेगा कि वो क्या है ना, क्या चीज़ चेंज हुई है, क्या ड्राफ्ट आए, ड्राफ्ट के अंदर पर्टिकुलर क्या चीज़ है। तो एम्बिशियस consumption and infrastructure target. The draft explicitly acknowledge that the India cannot become a developed country. अगर उसकी लो एनर्जी इंटेंसिटी रहेगी तो इंडिया कभी भी डेवलप कंट्री नहीं बन पाएगा। तो उनका टारगेट क्या है, कंजप्शन टारगेट क्या है, अभी जो है 1460 किलोवाट आवर है, हम 2030 तक ये टारगेट कर रहे हैं कि 2000 किलोवाट हो जाए, और 47 तक ये टारगेट कर रहे हैं कि ज़्यादा हो जाए 4000 किलोवाट आवर से, ये एनर्जी की यूनिट होती है किलोवाट आवर। ठीक है, दिस प्लेस, ये एक प्लेस करेगा इंडिया को, अगर ऐसा हो जाता है तो इंडिया जो ना अपने आप ही अपर मिडल इनकम इकोनॉमी में आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है, इसमें क्या है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट कितनी है, 200 लाख करोड़ बाय द 2047 अक्रॉस कौन से सेक्टर के अंदर, भाई पावर सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में क्या है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, पहले जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, फिर ट्रांसमिशन होता है, फिर ट्रांसमिशन डिस्कॉम के पास आ जाता है, फिर डिस्कॉम क्या है, डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूट करता है, और हम स्टोर भी करते हैं, डिस्कॉम भी स्टोर करता है, और इसके लिए पूरा एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी क्या है, क्रिएशन ऑफ डेडिकेटेड एनर्जी फंड। तो इसमें इस पॉलिसी में क्या बोलने वाले हैं, इस ड्राफ्ट के अंदर क्या है कि भाई एनर्जी फंड को क्रिएट करेंगे। ठीक है, द यूज ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सच एज नैपफिट टू क्राउड इन लॉन्ग टर्म लो कॉस्ट कैपिटल फॉर पावर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इम्प्लीकेशन क्या है, एनर्जी पॉलिसी इज नो लॉन्गर ट्रीट द सेक्टर इशू बट एक कोर नेशनल स्ट्रक्चर की तरफ देखेगा। ठीक है, सिर्फ ये इलेक्ट्रिकल सेक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वाला सेक्टर नहीं है, अब ये कोर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, सिमिलर टू द रोड, पोर्ट्स और रेलवेज। तो ये जो नई पॉलिसी है, ये सब चीज़ें देखने वाली है। अब रिफॉर्म्स क्या है, ये सबसे मेन चीज़ है। ठीक है, बाकी तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है। रिफॉर्म क्या है, इन्होंने फिक्स किया है डिस्कॉम के फाइनेंस को। ठीक है, देखो, द ड्राफ्ट squarely confront the structural insolvency of DISCOM, which has historically undermined generation investment and grid reliability. तो पहला क्या किया है, एलिमिनेशन ऑफ रेगुलेटरी एसेट्स। अभी लोगों को लगेगा रेगुलेटरी एसेट्स क्या होते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ। देखो, डिस्कॉम जो है ना, एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है। ठीक है, डिस्कॉम ने बोला कि हम जो है ना कंज्यूमर्स को 7 रुपये पर यूनिट देंगे। ठीक है, पर ये प्राइस जो है कौन सेट करता है, ये तो ये बोल रहे हैं, प्राइस सेट करता है SERC, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की, मतलब स्टेट की रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, तो ये बोलती है, क्योंकि इनको क्या अपना वोटर बेस संभालना है। ठीक है, अपने वोटर्स को खुश रखना है, वोटर्स को हैप्पी करना है। तो स्टेट क्या करती है, बोलती है कि ऐसा करो यार, तुम जो ना 5 रुपये पे दे दो कंज्यूमर्स को, क्योंकि ये प्राइस सेट कर सकती है, ये डिस्कॉम प्राइस सेट नहीं कर सकते, ये प्राइस सेट कर सकती है। तो SERC ने बोल दिया कि तुम 5 रुपये पर यूनिट दोगे। ठीक है, डिस्कॉम बोल रही है नहीं यार, जो हम जनरेशन वाले डिपार्टमेंट को, जनरेशन सेक्टर को दे के आए हैं पैसा, और अगर हम 7 रुपये पर यूनिट नहीं करेंगे तो हमें लॉस होगा। जो कि बोलती है कोई दिक्कत नहीं है। अभी कितना लॉस हो रहा है, 2 रुपये का लॉस हो रहा है पर यूनिट। तो ये क्या बोलती है, स्टेट क्या बोलता है, स्टेट बोलता है तुम ये जो 2 रुपये पर यूनिट तुम्हें लॉस हो रहा है ना, तुम चिंता मत करो, ये मेरा प्रॉमिस है। SERC बोलती है ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं फ्यूचर में तुम्हारा जो लॉस हो रहा है ना 2 रुपये पर यूनिट का, ये तुम्हें फ्यूचर में मैं कंपनसेट करा दूंगा थ्रू द कंज्यूमर्स। ठीक है,
तो यही दिक्कत है। और इसी इसी चीज़ को, जो ये जो प्रॉमिस हुआ, ये जो 2 रुपये देने का प्रॉमिस हुआ पर यूनिट, बाद में फ्यूचर में इसको कंपनसेट कराने का, क्योंकि इनको तो डिस्कॉम को तो लॉस हुआ ना, डिस्कॉम को लॉस हुआ, तो ये जो फुलफिल करना है ये 2 रुपये पर यूनिट, ये जो प्रॉमिस किया, इस प्रॉमिस को, ये जो ये है, इसको बोलते हैं रेगुलेटरी एसेट्स। प्रॉमिस है ये एक तरीके का। तो रेगुलेटरी एसेट्स आर डेफर्ड कॉस्ट, ये डेफर्ड कॉस्ट है, ठीक है, 2 रुपीज़ पर यूनिट। व्हेन टैरिफ्स आर नॉट इंक्रीज डिस्पाइट द हाई कॉस्ट, डिस्कॉम को हाई कॉस्ट है, ठीक है, लेकिन अपने वोटर को खुश करने के लिए एसईआरसी ने बोल दिया अरे बढ़िया 5 रुपये में यूनिट दो तुम, ठीक है। द अनपेड अमाउंट जो 2 रुपये है इज पार्कड ऑन द पेपर फॉर फ्यूचर रिकवरी, और फ्यूचर रिकवरी में पार्क हो जाएगा। पर इससे क्या प्रॉब्लम होगी, क्रिएट्स अ परसिस्टेंट कैश फ्लो गैप्स, ठीक है, परसिस्टेंट कैश फ्लो गैप्स आ जाएंगे। भैया 2 रुपये कौन चुकाएगा, ये नहीं चुकाते, ये SERC बोलते हैं हम मतलब वोटर को ही सपोर्ट, वोटर को ही हैप्पी रखेंगे, तो नहीं करते, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, इनको पैसा नहीं मिलता है ऐसे से, डिस्कॉम लॉस में जाती हैं। जब डिस्कॉम लॉस में जाती हैं तो ये पेमेंट नहीं करती हैं जनरेटर्स को, है ना, जो इनकी ऊपर ऊपर कंपनी होती है जो जनरेशन करके ट्रांसमिशन करती हैं, उनको पैसा पे नहीं करती हैं, और जिसकी वजह से वीक हो जाती है बैंकेबिलिटी ऑफ पावर प्रोजेक्ट। भाई अभी अब डिस्कॉम को कोई पावर प्रोजेक्ट करना है तो इन पे तो पैसा ही नहीं है, इनकी बैलेंस शीट खराब है, तो बैंक बोलती है तुम्हारी बैलेंस शीट ही खराब है, तुम्हें तो हम 1 रुपये नहीं देंगे, तो इनको पैसे भी नहीं मिलते। तो भैया पावर प्रोजेक्ट भी फंड नहीं हो पाता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाता। तो इस चीज़ को हटाने के लिए अभी ये ड्राफ्ट क्या बोलता है, पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन करता है, टैरिफ मस्ट फुल्ली रिफ्लेक्ट कॉस्ट ऑफ सप्लाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, और नो फ्रेश रेगुलेटर, अब जो है जो हमने वो 2 रुपये कर रहे हैं ना, वो नहीं कर सकते अभी, ठीक है। नो फ्रेश रेगुलेटरी एसेट, अब ऐसा एसेट क्रिएट नहीं कर सकते। और जो टैरिफ है ना, जो 7 रुपये है, वो 7 रुपये ही दिखना चाहिए, वो ट्रू कॉस्ट ऑफ सप्लाई दिखना चाहिए, अब ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ये ऐसा इंट्रोड्यूस किया है। और इसके अलावा इंट्रोड्यूस किया है ऑटोमेटिक एनुअल टैरिफ इंडेक्सिंग। मतलब अगर SERC ने फेल कर दिया, इनको जो है ना SERC को हर ईयर के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को जो है ना एक टैरिफ ऑर्डर निकालना पड़ेगा। अगर वो टैरिफ को वो फेल करती हैं, उस टैरिफ ऑर्डर को फेल करती हैं, तो जो प्री डिफाइंड इंडेक्स के थ्रू जो भी टैरिफ है ना, वो ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे अपने आप ही। मतलब जैसे हम एयरलाइंस में क्या होता है, एक आप देते हो फ्यूल सरचार्ज, ठीक है। अगर फ्यूल का जो प्राइस है वो बढ़ने लग जाता है, तो थोड़े ना ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को जाके बोलते रहते हैं कि यार तुम फ्यूल का पैसा हम बढ़ाने वाले हैं अब टिकट प्राइस पे, तो हम अप्रूवल दे दो। नहीं, अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है अब। अगर SERC फेल होता है तो जो फ्यूल की वजह से सरचार्ज हुआ है, मतलब यहाँ पर जो DGCA का यहाँ पर जो फ्यूल चार्ज बढ़ने की वजह से जो ये टिकट का प्राइस बढ़ाने वाले हैं टोटल, सिमिलरली ये टैक्स यहाँ पर ये जो टैरिफ प्राइस है ये बढ़ाने वाले हैं, इसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है अब, ऑटो एडजस्ट है, वो यही बोलने की कोशिश कर रहा है। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक आपको समझाने के लिए DGCA का एग्जांपल लिया बस, ठीक है। तो अगर इफ़ SERC फेल होते हैं टू इशू एन टैरिफ ऑर्डर, और वो उसे फेल करते हैं खुद से भी, तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा वो प्राइस, ठीक है। तुम 5 रुपये में नहीं बेच सकते, अब 7 में ही बेचना पड़ेगा, ऐसा है। दे शार्पली कर्टेल्स पॉलिटिकल डिस्क्रिप्शन, जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होते हैं ये सब चीज़ें वो खत्म हो जाएंगी, और अब इंडिया जो है नई इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा, जिसको बोलते हैं रूल बेस्ड स्ट्रक्चरल प्राइसिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूटी ऑफ टाइम टाइम ऑफ डे, और या इसको बोलते हैं टाइम ऑफ यूज़, डे भी बोलते हैं और यूज़ भी बोलते हैं, है ना। पीक प्राइसिंग, ये ड्राफ्ट एक मैंडेट करता है कि आप ट्रांजिशन करो ग्रैनुलर से टाइम लिंक प्राइसिंग में। पहले क्या होता था, पूरे दिन 24 घंटे की जो प्राइसिंग है, मान लो वो 7 रुपये पर यूनिट है, पर यहाँ बोला कि नहीं 7 रुपये नहीं, अब जो है ना ये प्राइसिंग पूरे डे के अंदर जो है ना शिफ्ट होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी। सोलर आवर्स, जब मिड डे होगा, जब सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो आपको कम टैरिफ देना पड़ेगा, ठीक है। तब ये 7 रुपये 4 रुपये भी हो सकता है, 3 रुपये हो सकता है, ड्यू टू द सरप्लस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। उस टाइम पे जो डिमांड पूरी करेगा वो सरप्लस रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी, ना कि कोल को जलाने से आएगी, ठीक है। थर्मल पावर से नहीं आएगी, सरप्लस रिन्यूएबल से आएगी। तो इसलिए जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। लेकिन जब पीक आवर्स होंगे, जब इवनिंग का टाइम होगा, तो भाई जो आपका जो रेट है ना 7 रुपये, वो 10 से 20% इंक्रीज होगा, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा लोड होता है। तब रिन्यूएबल एनर्जीज भी नहीं होंगी और आपको कोल जलाना पड़ेगा डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो तब जो है ना 10 से 20% हायर टैरिफ देना पड़ेगा इवनिंग में, ठीक है। इवनिंग मतलब इवनिंग में भी और मॉर्निंग में, बिल्कुल मॉर्निंग में भी तब भी नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, तो शिफ्ट डिस्क्रिशनरी डिमांड, और जहाँ पर क्या है, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, EV चार्जिंग है, हाउस होल्ड्स हैं, वो अगर मतलब इनडायरेक्टली अब जो है डिमांड भी चेंज हो सकती है इसमें, पता है क्या। अब लोगों को पता होगा
कि यार मेरे को इवनिंग में ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे अगर मैं अपनी ईवी को चार्ज करूँगा। तो ये लोग क्या करेंगे, तब लोग कंज्यूमर्स क्या करेंगे, कंज्यूमर जो है ना मिड डे में करने की कोशिश करेंगे कि उनको कम टैरिफ देना पड़े। तो ऐसे करके डिमांड जो है, अब जो टोटल ओवरऑल डिमांड है ना वो भी चेंज हो जाएगी लोगों की। अभी लोग ज़्यादा डिमांड कब करेंगे, मिड डे में करेंगे, कम डिमांड कब करेंगे, मिडनाइट में, मतलब इवनिंग्स में करेंगे, ठीक है। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एक्सपेंसिव पीक पावर्स एंड कोल बेस्ड बैकअप, ठीक है, उसका भी वो हो जाएगा। डिमांड साइड बिहेवियर, जो भी डिमांड साइड बिहेवियर था वो बिकम्स अ सेंट्रल ग्रिड बैलेंस टूल, नॉट जस्ट अ सप्लाई एक्सपेंशन। भाई डिमांड बढ़ती है तो आप सप्लाई बढ़ा दो, नहीं, अभी सप्लाई को, अभी डिमांड को ऐसे ऐसे करो, डिमांड को कि इस पर्टिकुलर टाइम पे डिमांड ज़्यादा हो तो हम सप्लाई दे पाएँ रिन्यूएबल एनर्जी से, और अगर इधर इधर डिमांड कम हो इस पर्टिकुलर इवनिंग आवर्स में तो हम सप्लाई को नॉर्मल रख पाएँ। तो इसके लिए क्या 3 टाइम जोन बना दिए हैं। सोलर आवर जो होता है 10 से 4 बजे का होगा, वेरी करेगा स्टेट में, 10 से 20% हो जाएगा, वो सेम चीज़ मैं आपको जो बताया, ठीक है। और नॉर्मल आवर्स में क्या है, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट में स्टैंडर्ड रेट होंगे, और पीक आवर्स द पेनल्टी जोन जो 6 से 10 होगा वहाँ पर क्या 10 से 20% कॉस्टलियर रहेगा, ठीक है। द सन हैज सेट टू जीरो सोलर बट एवरीवन इज इन द होम रनिंग अ लाइट, एसी टीवी सब कुछ चला रहे हैं। टू मीट दिस डिमांड एक्सपेंसिव कोल और गैस प्लांट को बर्न करना पड़ता है, वहाँ पर फायर अप करना पड़ता है। द प्राइस इज अ फाइन, ये प्राइस एक फाइन होगा फॉर एड्रेसिंग द स्ट्रेस टू द ग्रिड ड्यूरिंग दिस क्रंच टाइम, ठीक है। इसके अलावा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट इनोवेशंस क्या है, ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑपरेटर्स बनाने वाले हैं, ठीक है। अब जो ना नॉर्मली क्या होता था, पहले पहले क्या है, पाइपलाइन की तरह वर्क करता था। अब ये पाइपलाइन से प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पाइपलाइन का मतलब क्या होता है। जनरेशन हुई एनर्जी की, फिर ट्रांसमिशन हुई, फिर क्या हुआ, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है, और फिर आपको एक कंज्यूमर को मिली, ये होती है पाइपलाइन, एक पाइपलाइन। तो पाइपलाइन में ऑपरेटर्स का क्या काम होता है कि भाई ये पाइपलाइन फट ना जाए, मतलब वायर कहीं से कट ना हो जाए, ठीक है, बस इतना सा काम होता है। लेकिन अब तब ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हमारे पास एक ही सोर्स होता था, कोल, कोल बर्न करो और मस्त एनर्जी जनरेट करो। लेकिन अब क्या है, इसको प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है और डीएसओ लाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अब सोलर एनर्जी भी है, विंड एनर्जी भी है, ठीक है, अलग अलग टाइप की एनर्जीज भी हैं अब, ठीक है। तो हाइड्रो एनर्जी भी है। तो ये सब एनर्जी होने के बाद इनके अलग अलग ग्रिड्स होते हैं, ठीक है। अभी इन सब के ग्रिड को, और कोल एनर्जी है, कोल एनर्जी, इन सब के ग्रिड को एक ही प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर लोकली मैनेज करना है पावर्स को। मैं आपको बताता हूँ कैसे। नया वे प्लेटफॉर्म वे कैसे है, देखो 50 घर हैं, वो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना ग्रिड के अंदर डाल रहे हैं वापस। जो एक्स्ट्रा, देखो सोलर एनर्जी जो एक्स्ट्रा होती है वो वापस ग्रिड में आ जाती है, हमें पता है। जो 50 हाउसेज हैं वो अपनी सोलर एनर्जी को वापस, जो एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी है वो ग्रिड में वापस डाल रहे हैं, ठीक है। दूसरी ओर 50 हाउसेज हैं जो एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 50 भेज रहे हैं ग्रिड में और जो 50 वापस आ रही हैं ग्रिड से ही, तो ये क्या है, ये ट्रांसफार्मर पे जो है ना बहुत ज़्यादा, ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा, जो वोल्टेज को रेगुलेट करता है, तो उसकी जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी। अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है ना, उसकी जो कॉइल होती है अंदर की वो हीट अप हो जाती है। तो अगर वो हीट अप हो जाती है तो ट्रांसफार्मर ख़राब होने या ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो, तो ऐसे इन्होंने डीएसओ लगा दिए हैं बीच बीच में, मतलब बहुत सारे डीएसओ ऑपरेटर्स डाल दिए हैं हर एक जगह लोकली। वो उसको देखते रहेंगे, भाई कहीं भी डिमांड ज़्यादा बढ़ी, ठीक है, ये इसने डिमांड बढ़ाई 50 वाले ने, तो अपनी जो बेस है, जो स्टोरेज हाउस है एनर्जी का, वो एकदम इस ग्रिड के अंदर डाल देंगे कि जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो जाए, वोल्टेज फ्लक्चुएट ना करे और हमारा एनवायरनमेंट ख़राब ना हो, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो ख़राब ना हो। तो डीएसओज हैं वो एक न्यूट्रल सिस्टम कोऑर्डिनेटर की तरह वर्क करेंगे, ठीक है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखेंगे। और वो मैनेज करेंगे दो तरीके से, क्योंकि सोलर पावर्स होती हैं, बैटरी स्टोरेज होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, और उस एनर्जी को मेंटेन करेंगे। और जो कंज्यूमर्स, मतलब प्रोडक्शन प्लस कंज्यूमर, जो फार्मर्स होते हैं अपने यहाँ पर जो है सोलर पैनल्स लगा के रखते हैं, ठीक है, जो भी वो है वो पर्टिकुलर एनर्जी को कंज्यूम भी कर देते हैं और जो बच जाती है उसको बेच भी देते हैं फार्मर जो होते हैं। हमने एक स्कीम पढ़ी थी कुसुम, उसमें ये सेम चीज़ होती है। तो वो जो पावर है वो जो पावर है जो वापस ग्रिड में डाल रहे हैं उसको भी मैनेज करेंगे। तो ये डीएसओ अब ये सब काम करेंगे, ठीक है। तो ये सिमिलर वर्क करेंगे एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वही सेम चीज़ है, मैंने आपको यहाँ पर ऐसे करके बता दिया है, बैलेंस करना।
ठीक है, शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क एंड एक्सक्लूसिव मोनोपोली ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड वायर्स। ठीक है, अब बहुत सारे सप्लायर्स हो सकते हैं और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी हो सकते हैं, जिससे क्या है कि जो कंज्यूमर है वो चूज़ कर सकते हैं कि उनको कौन सा सप्लायर अच्छा लगता है और अच्छे रेट में पैसा दे रहा है। और टेलीकॉम, जैसे टेलीकॉम में होता है, भैया मुझे जियो अच्छे रेट देगा तो मैं जियो पे चला जाऊँगा, एयरटेल अच्छे देगा एयरटेल पे चला जाऊँगा। तो एक अच्छा मतलब कॉम्पिटिशन डालना चाहते हैं, रिटेल कॉम्पिटिशन इसलिए करना चाहते हैं। मोनोपोली ख़त्म करना चाहते हैं डिस्कॉम की। न्यूक्लियर के लिए भी बहुत ज़्यादा एक अच्छा क्रिएट किया है इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के अंदर, एज अ क्लीन बेस लोड। फॉर द फर्स्ट टाइम जो न्यूक्लियर है वो एक्सप्लिसिटली पोजिशन किया गया है एक सेंट्रल पिलर की तरह, जो कि डीकार्बोनाइजेशन में हेल्प करेगा। हमारा टारगेट है 100 गीगावाट बाय 2047, और अभी जो करंट हमारा सिनेरियो है वो 8 गीगावाट की हमारे पास कैपेसिटी है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक रिपर्पसिंग क्या है, जो भी न्यूक्लियर प्लांट है वो बनाए जाएंगे कहाँ पर, कोल प्लांट, जो रिटायर्ड कोल प्लांट साइट है वहाँ पर। ठीक है, लैंड का रीयूज़ किया जाएगा, ट्रांसमिशन कॉरिडोर बनाए जाएंगे और वर्कफोर्स इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा। रेशनलाइज किया जाएगा जीरो कार्बन बेस लोड और ग्रिड स्टेबिलिटी। लेकिन लेकिन हमें पता है कि बाय 2030 हम एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो 50 गीगावाट आ गया। ठीक है, 50 गीगावाट बाय न्यूक्लियर आ गया, और ये समझ लो यार 50% सिर्फ और सिर्फ हम न्यूक्लियर एनर्जी से कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी ग्रिड है। 50% इज़ अ बिग ग्रिड। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है, इस ड्राफ्ट ने ये बोला कि भाई अब जो ना रिन्यूएबल एनर्जी को जो ना एक अलग से वो नहीं, वीआईपी गेस्ट की तरह डील नहीं किया जाएगा इनके साथ। भाई इन लोगों को सेम लेवल पे, ओन पार होता है एट अ सेम लेवल, इन लोगों को सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे कन्वेंशनल पावर, मतलब कोल वाले पावर प्लांट को ट्रीट किया जाता था। इनको कोई वीआईपी एंट्री नहीं मिलेगी। इनको भी बिड की तरह अपने ग्रिड के लिए बिड करना पड़ेगा, बिड। अभी इनको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा बाय 2030, और ये भी फेस करेंगे सेम शेड्यूलिंग। नॉर्मली जो है ना हर एक कोल प्लांट को एक शेड्यूलिंग करनी पड़ती है कि भाई मैं 12 बजे जो है ना 10 किलो वाट का एनर्जी लेके आऊँगा, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 मेगावाट की 100 मेगावाट की एनर्जी लेके आऊँगा। ठीक है, मैं जनरेट करूँगा। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब स्टेट क्या करता है, फिर इसको रेगुलेट करता है कि भाई ये यहाँ से 10 लाएगा, वो वहाँ से ये लाएगा, टोटल डिमांड इतनी है तो यहाँ से पूरी हो जाएगी, तो इनको भी शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी। तो ये भी फेस करेंगे सेम शेड्यूलिंग। इनको फोरकास्ट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी है ना, वो जो ना सन पे बहुत डिपेंडेंट है। मान लो कल बादल हो गए, इन्होंने बोला कि भाई हम कल जो है ना 12 बजे 100 मेगावाट की एनर्जी लेके आएंगे हम, ठीक है फॉर एग्जांपल, पर कल तो बादल हो गए, तो ये बोलेंगे अब तो नहीं ला पाए हम, सॉरी नहीं बोल सकते ये लोग। अब ये फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी इनको, एआई में इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि इनके पास अच्छे फोरकास्टिंग वाले टूल हों, कि इनको पता लग जाए 2-3 दिन पहले ही कि भाई 12 बजे नहीं कर पाओगे तुम, तो ऐसे करके इनको शेड्यूलिंग भी करनी पड़ेगी और अच्छे फोरकास्टिंग भी ज़रूरत है। अगर ये इनसे डेविएट करते हैं इनको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी अब, और ये लूज़ कर देंगे प्रेफरेंशियल ग्रिड ट्रीटमेंट एज दे बिकम अ डोमिनेंट रिसोर्सेज। ठीक है, सेम चीज़ मैंने आपको इसमें बताई है। इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस एंड टैरिफ रेशनलाइजेशन। नॉर्मली क्या होता है, क्रॉस सब्सिडाइजेशन जो है ना बहुत बहुत दिक्कत क्रिएट करता है। भाई इंडस्ट्री, गवर्नमेंट क्या है ना, एग्रीकल्चर और लो इनकम हाउस होल्ड को जो ना 2 रुपये पर यूनिट देती है इलेक्ट्रिसिटी, या कभी कभी फ्री में दे देती है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट को लॉस होता है ना, उसको कौन पूरा करता है, इंडस्ट्रीज़ को पे करना पड़ता है, वो 12% देती है। तो अभी इस डायरेक्शन में क्या बोला है, कोई भी जो है कोई भी टैरिफ जो है ना 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सप्लाई से कम नहीं हो सकता है। मतलब अभी एग्रीकल्चर को पता है कितना, अगर मान लो मेरा जो एवरेज कॉस्ट है वो बोल रहा है कि जो मैं टोटल हर एक सेक्टर का मिला के बोलता हूँ 8 रुपीज़ पर यूनिट है, तो 8 रुपीज़ पर यूनिट का 50% है 4 रुपीज़ पर यूनिट। तो अब ये बोल रहा है कि भाई गवर्नमेंट जो 2 रुपये में दे देती है ना इन लोगों को, अब 2 रुपये में नहीं, मिनिमम तुम 4 रुपये तो चार्ज करोगे ही करोगे, तो इन पे बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि इनसे लूटते हैं ना ये गवर्नमेंट, तो इन पे बर्डन कम हो जाएगा। तो ये बोलने की कोशिश है, ग्रेजुअली रिडक्शन ऑफ क्रॉस सब्सिडी बर्डन। तो ऐसे क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं ये लोग। टारगेट क्या है भाई, कुछ जो पोटेंशियल, इसमें थोड़ा एग्जाम्पशन भी मिलेगा, जो रेलवेज हैं, मेट्रोज हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इनको थोड़ा एग्जाम्पशन मिलेगा, क्योंकि यार इनकी वजह से हमारा मेक इन इंडिया आगे बढ़ता है ना, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस होते हैं, तो इनको थोड़ा राहत मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, सब खत्म हो गया है, वही सेम चीज़ है यहाँ पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना कि उनको भी ये सब चीज़ें समझ आ जाए, है ना। थैंक यू।